चेक करो बेटा, सब आवाज आ रही है? एक बार फटाफट से चेक कर लो। हाँ, फटाफट से चेक करो, आवाज आ रही है? बेटा चेक करिए फटाफट से, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल सेल डिवीजन का ये लेक्चर है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है उसमें, नेट कनेक्ट में कनेक्शन होने में, तो इस वजह से डिसकंटिन्यू हुई। फटाफट से चेक कर लीजिए, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब सब सही है? यस यस, थम्स अप और ओके लिख दीजिए। हाँ, वॉइस थोड़ा अजीब सा है, ठीक तो है बेटा आवाज? हम्म, करें स्टार्ट। जल्दी जल्दी फास्ट। चलिए, मैं कुछ सवालों के साथ लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। कि सबसे पहला सवाल मेरे पास यह है कि क्या सेल साइकिल प्रॉपरली G1S G2M क्या प्रोकैरियोट्स में होता है या वायरस में होता है? बिल्कुल नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल साइकिल नहीं होता, वहां पर ना न्यूक्लियस है ना साइटोप्लाज्म है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि सेल साइकिल में बेसिकली कितने क्वेश्चंस आते हैं, किन चैप्टर से लिंक है और हमें क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल से। पहले 2 क्वेश्चंस आ रहे थे, अभी 3 से 4 तक जा रहे हैं। रिसेंटली लास्ट ईयर 3 से 4 क्वेश्चंस आए हैं। इनसे वो चैप्टर जो लिंक है, जिनसे क्वेश्चंस लिंक हो सकते हैं, वो ये हैं। ठीक है, रिसेंटली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अमाउंट ऑफ डीएनए पर और मियोसिस 1 पर, डिप्लोटीन लैप्टोटीन, इन पर ज्यादा आ रहे हैं। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जल्दी बताओ। हाँ, क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। बेटा मैं कुछ कुछ इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर कर देता हूं। आपका क्लास 12th का बैच आया है, जिसे हमने प्रोटोन नीट और प्रोटोन जेई का नाम दिया है। ठीक है, उसमें प्रॉपर 11th भी रिवाइज करेंगे। क्लास 12th का बैच है। ड्रॉपर के बैच के लिए बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ड्रॉपर का बैच हम एग्जाम के बाद ही लाएंगे, क्योंकि अभी लाने से हम ज्यादा कुछ करा नहीं पाएंगे और 1-2 वीक का जब छुट्टी देनी पड़ेगी एग्जाम के लिए तो कोई फायदा नहीं होगा, डिसकंटिन्यूएशन रहेगी। तो उसलिए एग्जाम के बाद लाएंगे, और वो मेरे हिसाब से फैकल्टी वाइज, टीचर वाइज और एक्सपीरियंस वाइज बेस्ट बैच हो सकता है। ठीक है, तो जो मैं हमेशा से बोलता हूं कि आपका जो 1 साल है, एक ईयर है, वो किन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो आपको बेस्ट कंटेंट दे सके। ठीक है, हाँ, 11th के बैच के लिए भी काम करेंगे बेटा, पर अभी जरा चैप्टर पे काम करते पूरा। अच्छा, सबसे पहले क्या करो, अपनी एनसीईआरटी अपने पास रख लो, एक रफ सी शीट अपने पास रख लो, A4 शीट रख लो, उसको फिर आप एनसीईआरटी में लगा देना। जितना बताऊंगा उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्वेश्चन भी करेंगे साथ के साथ और उसको भी करेंगे। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस, हाँ। एक बच्चा कहेगा सर कोड बेच रहे हो। बेटा कोड नहीं बेचते हम। ठीक है, साउंड की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाए पीडीएफ की, कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो मैं आपसे कहता हूं कि बेसिक फीचर ऑफ सेल साइकिल क्या होना चाहिए। सबसे पहले बेटा मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूं। मेरे पास एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल का साइज बढ़ गया, ये साइज बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, ये ध्यान से देखना बेटा, साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसके बाद उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो गई। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, ध्यान से सुनते चलना, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ये सेल डिवाइड करके ऐसे 2 सेल में आ गया। तो अगर मैं आपसे कहूं बेसिक फीचर ऑफ सेल साइकिल, तो सबसे पहले हमारे पास ये कैसे इवेंट होते हैं, कोऑर्डिनेटेड इवेंट होते हैं। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है कि कौन सा इवेंट जो है किसके बाद होना है, ये लगभग फिक्स होता है। दूसरा, मेरे पास इसमें 2 जगह चेंजेस होते हैं। चेंजेस कहां होते हैं? चेंजेस होते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में चेंज होते हैं और न्यूक्लियस में चेंज होते हैं। क्लियर है? उसके अलावा ये सारे इवेंट किसके अंदर कंट्रोल में होते हैं? जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई क्यों कैंसर होता है, कैंसर होने का मेन रीजन क्या है, कहीं ना कहीं सेल साइकिल का कंट्रोल खो जाता है। ये मेन रीजन होता है कैंसर होने का। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? सही है, ठीक है। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, ध्यान दो, 1 सेकंड दो बस मुझे। हाँ,
ठीक है, यहां तक ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि सेल साइकिल एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट है, चेंजेस दो जगह होते हैं, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में, और ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है। तो कैंसर का जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप समझो, कहीं ना कहीं ये जेनेटिक कंट्रोल खो जाता है। ठीक है, अब जरा देखो इवेंट कौन कौन से हैं। अगर मैं मेन इवेंट की बात करूं, मेन इवेंट क्या है बेटा? मेन इवेंट हमारे पास क्या है? एक डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए डबल होता है, उसके अलावा मेरे पास फिर फाइनली सेल डिवीजन होता है। ये हमारे पास मेन दो इवेंट हैं जो सेल साइकिल में कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होते हैं। क्या इतने पॉइंट में कोई इशू है? बेटा वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा कि वॉइस की प्रॉब्लम है। आप बताओ वॉइस प्रॉब्लम है क्या? वॉइस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देखो ध्यान से। हाँ हल्की सी होगी, ठीक है। चलिए इस करते हैं बेटा, पढ़ते हैं। हाँ हाँ इको हो रही है, मान सकता हूं इको हो रही होगी हल्की सी, ठीक है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करा रहा हूं, जरा क्वेश्चंस पे ध्यान दो। सेल साइकिल अकरनी इन, किसमें सेल साइकिल होती है? क्वेश्चन साथ में करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के साथ हम आगे पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? हाँ जल्दी जल्दी फास्ट, पहले का आंसर बताओ। सेल साइकिल किसमें होगी? नॉस्टॉप क्या है? बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है। एल्ब्यूगो क्या है? यूकैरियोट है। टीएमवी क्या है? वायरस है। ये क्या है? प्रोकैरियोट है। आंसर क्या आएगा? एल्ब्यूगो आएगा। एस फेज किसमें प्रेजेंट नहीं होता? एस फेज मेरे पास एक तो बैक्टीरिया लिख सकते हो या वायरस लिख सकते हो, इनमें मेरे पास कोई एस फेज जैसी चीज नहीं होती। मेरिस्टेम क्या है? यूकैरियोट है। जाइगोट क्या है? यूकैरियोट है। स्टेम सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। इसमें डी आएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन समझ में आ गए? जल्दी जल्दी बेटा फास्ट, क्वेश्चन सारे करेंगे, इसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं उनको लेते हुए चलेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको यहां पर जो आप एनसीईआरटी देखोगे उसमें आपको ये चीज समझ में आएगी कि एक सेल से मेरे पास पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कुछ पहले पेज पे लिखा है। ठीक है, अब हम फटाफट से आ जाते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ध्यान से देखते हुए चलो बेटा, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, हम क्या फेजेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। हमने क्या किया है, ध्यान दें बेटा, हमने क्या किया है, देखो हमने सेल साइकिल को सबसे पहले दो इवेंट में डिवाइड किया। ये पहला इवेंट है जिसे एम फेज कहते हैं, इसमें सेल डिवाइड करता है। यहां एम फेज का मतलब क्या है? एक तरीके से माइटोसिस है। ठीक है, यहां पर एम फेज एंड कर रहा है और मैं दोबारा यहां पर एम फेज स्टार्ट हो रहा है। इसके बीच के इस गैप को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज कहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फेज की बात करता हूं, याद रखो फेज का मतलब सिंपल होता है चेंजेस। फेज का मतलब क्या होता है? चेंजेस होता है। तो मेरे पास फेज जो है वो दो है। सबसे पहले मेरे पास है इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज होता है गैप बिटवीन टू सक्सेसिव, लगातार एम फेज में टू सक्सेसिव एम फेज के बीच के गैप को, मतलब इस एम फेज से दोबारा जो एम फेज आ रहा है उसे इंटरफेज कह रहे हैं। इसको एनसीईआरटी कई बार क्या बोलती है? रेस्टिंग फेज भी कहती है। अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में पूछूं इसे रेस्टिंग फेज क्यों कहती है? क्योंकि इसमें लेस चेंज होते हैं। किसमें? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में उतने बड़े चेंज नहीं होते। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में उतने बड़े चेंज नहीं होते। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इंटरफेज की। ठीक है, अब इंटरफेज में खुद से मेरे पास तीन फेजेस हैं, G1 है, S है और G2 है। इन तीनों को मिलाकर मैं क्या बोलता हूं? इंटरफेज कहता हूं। एनसीईआरटी कहती है 95% टाइम लेता है ये। रिपीट कर रहा हूं, इस एम फेज से अगले एम फेज के बीच के गैप को इंटरफेज कहते हैं। इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं क्योंकि ज्यादा बदलाव साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में नहीं हो रहे। इंटरफेज 95% टाइम लेता है। अब जरा टाइम की बात कर लेते हैं बेटा। टाइम एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि जो ह्यूमन का सेल है, ह्यूमन का सेल 24 आवर में डिवाइड कर रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या सारा ह्यूमन का सेल 24 में डिवाइड कर रहा है? नहीं, ह्यूमन का सेल सिर्फ कल्चर में। कल्चर क्या होता है? आर्टिफिशियल ग्रो करते हैं हम लोग। तो ह्यूमन का सेल कल्चर में 24 आवर में डिवाइड करता है, उसका 95% टाइम इंटरफेज लेता है।
इंटरफेज में G1, S और G2 की हम बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ईस्ट सेल दिया हुआ है। ईस्ट सेल कितना टाइम लेता है? 90 मिनट लेता है। तो हमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है? सबसे पहले हमें ये रखना है कि जो सेल साइकिल है उसके दो मेन फेज हैं। पहला फेज एम फेज है, माइटोसिस, जिसमें सेल डिवाइड करता है। दूसरा फेज इंटरफेज है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम की। इंटरफेज 95% टाइम लेता है, एम फेज शॉर्ट होता है, कम टाइम लेता है। 95% में भी सबसे ज्यादा समय जीवन फेज को मिलता है। सबसे ज्यादा टाइम किसको मिलता है? जीवन फेज को। उसके बाद की बात कर लेते हैं। हमारे पास इसे रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में बहुत कम बदलाव होते हैं। सेकंड फेज, जिसे हम एम फेज या माइटोसिस बोल सकते हैं। क्या इतनी चीज समझ में आ रही? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी 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 बेटा, जल्दी। हाँ, तो ईस्ट सेल में 90 मिनट लिखा है, ह्यूमन सेल 24 आवर लिखा है कल्चर में, ठीक है। अब जरा आ जाते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, क्या क्या चेंजेस होते हैं, जरा एक चीज जरा क्लियर करते हैं। इधर देखो बेटा, हमारे पास आप सबको पता है कि सबसे पहले ये डीएनए होता है, ये मेरे पास क्रोमेटिन होता है। इतना पता है सबको? डीएनए की कंडेंस फॉर्म को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमेटिन मेरे पास G1 फेज में दिखेगा, S में दिखेगा, G2 में दिखेगा। क्रोमोसोम सिर्फ M फेज में दिखता है। आपको क्या क्या पता होना चाहिए? इधर ध्यान दो बेटा, आपको क्या क्या पता होना चाहिए? G1 फेज में क्या होता है? जो सेल साइकिल का G1 फेज है, ध्यान से सुनेंगे, G1 फेज में क्या होता है? सबसे पहले G1 फेज में ग्रोथ होती है। अब सबको पता है कि ग्रोथ करने के लिए एंजाइम चाहिए। अगर मुझे एंजाइम चाहिए तो यहां ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी। क्या इस बात में किसी को डाउट है? ट्रांसक्रिप्शन और क्या होगी? ट्रांसलेशन होगी। क्या यह बात क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, क्या यह बात क्लियर है? जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि G1 फेज में ग्रोथ होती है। ग्रोथ में क्या बढ़ता है? साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है और हमारे पास एंजाइम चाहिए, है ना। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है। क्लियर है कि नहीं? बताओ, क्लियर है कि नहीं? सही है। और अगर हम बात करें फ्रॉम G1 फेज, सेल किसमें जा सकता है? G0 फेज में। तो एग्जिट करके किसमें एंटर कर सकता है? G0 फेज में एंटर कर सकता है। तो G1 फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ग्रोथ होती है, जिसमें सेल का साइज बढ़ता है। क्लियर है ये? जल्दी बताओ बेटा। अच्छा, माइक दूर करें, आवाज कम करनी है। एक सेकंड दो बेटा, एक सेकंड देना बस। अब ठीक है? अब ठीक है साउंड? ठीक है। अब आ जाओ जरा G2 फेज और M फेज, S फेज में क्या होता है, इधर देखेंगे सारे। इधर देखो बेटा, इधर देखो। मान लो मैंने ये सेल साइकिल बना दी, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान देना बेटा। इधर देख बच्चे, ये M फेज है, ये G1 है, ये S है, G2 है। G1 फेज में हम क्या लिख रहे हैं? ग्रोथ लिख रहे हैं। ग्रोथ G1 फेज में हो रही है। उसके बाद सेल किस में एंटर करता है? S फेज में एंटर करता है। तो हम क्या करेंगे? ध्यान दो, हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लिखेंगे S फेज। S फेज में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होती है। S फेज में क्या होगी? डीएनए रेप्लिकेशन होगी। उसके अलावा साइटोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल, इसको डबल करते हैं। किसको डबल करते हैं? सेंट्रियोल को डबल करते हैं। और एक प्रोटीन होती है हिस्टोन, हिस्टोन की सिंथेसिस करते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? मेरी बात सुनिए ध्यान से। G1 फेज में मेनली ग्रोथ होती है। अगर सेल S फेज में एंटर कर गया, देन इट हैज टू डिवाइड। इफ सेल एंटर इनटू S फेज, ये सब क्वेश्चन आएंगे। अगर S फेज में एंटर कर गया, देन इट हैज टू डिवाइड। उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्या क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? इंटरफेस को डिवाइड कर रहे हैं सबसे पहले G1 फेज में। G1 फेज मैक्सिमम टाइम का होता है। मैक्सिमम टाइम क्यों लेता है? क्योंकि इसमें ग्रोथ होती है और ग्रोथ के लिए खाना चाहिए। अगर खाना जल्दी मिलेगा तो टाइम छोटा हो जाएगा, लेट मिलेगा तो ठीक है। बताओ जल्दी से बेटा। हाँ, तो क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? पहला, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। दूसरा, सेंट्रियोल डबल होता है। तीसरा, हिस्टोन की सिंथेसिस होती है। अब आओ जरा हम बात करते हैं G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है? अभी तक देखो बेटा, G2 फेज में M फेज के लिए प्रिपरेशन होती है।
तो प्रिपरेशन होती है किसके लिए? सेल के डिवीजन के लिए। अब यहां पर बताता हूं, जहां आपको डाउट रहता है बहुत सारे बच्चों को, आप में से बहुत सारे बच्चों को यह डाउट रहता है कि क्या ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन G2 फेज में होती है, G1 में होती है? अगर रियलिटी में बताऊं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों फेज में होगी, पर एनसीईआरटी ने G2 के रिस्पेक्ट में लिख दिया है, क्योंकि कुछ प्रोटीन बनानी पड़ती है जिससे स्पिंडल फाइबर बनेंगे एम फेज में। तो प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन होगी, सेल डिवीजन की क्या होगी? प्रिपरेशन होगी, जिसमें एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ट्यूबुलिन, उसकी सिंथेसिस होती है। ट्यूबुलिन की सिंथेसिस बस याद रख लो, ठीक है। एम फेज में हमारे पास क्या होगा बेटा? एम फेज में सेल डिवाइड करता है। तो आपको क्या क्या समझना है? G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। सबसे बड़ा फेज इसमें कौन है? G1 फेज है। यहां तक आ गया? जल्दी बताओ, यहां तक आ गया? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी। दिमाग में क्या बिठाना है? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों में होती है, G1 और G2 दोनों में होती है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, सेंट्रियोल डबल होता है, हिस्टोन की सिंथेसिस होती है। यू क्रोमेटिन पहले रेप्लिकेट करता है एज कंपेयर टू हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जरा आ जाते हैं अमाउंट और प्लॉइडी पे। इधर देखो बेटा, यहां पे ध्यान दो। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसे डीएनए कहते हैं। क्रोमेटिन G1, S और G2 में होता है। क्रोमोसोम मेरे पास किस में होता है? एम फेज में होता है। इस बात में कोई डाउट है? अब आप ध्यान से देखो बेटा, एम फेज G2 के बाद आता है एम फेज, ये चीज समझ में आ रही है? G2 के बाद एम फेज आता है। थोड़ा सा इसमें क्रोमोसोम पे बात करते हैं। इधर देख बेटा, ध्यान से सुन, ये मेरे पास कौन सा फेज है? G1। G1 में मान लो ये डिप्लॉइड सेल है। ये कैसा सेल है? डिप्लॉइड। तो जो डिप्लॉइड सेल का जो डीएनए होता है, डीएनए किस फॉर्म में होता है? सर, क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। ये जो डीएनए होता है, इसका अमाउंट क्या होता है? 2C होता है। इसका अमाउंट कितना होगा बेटा? 2C अमाउंट होगा, सही है। 2C क्या लेते हैं? क्रोमेटिन का अमाउंट 2C लेते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी डिप्लॉइड सेल के क्रोमेटिन का अमाउंट 2C लेते हैं। किसके अंदर? G1 फेज में। अब ये आ गया मेरे पास S फेज। S फेज में अमाउंट चेंज हो जाता है। अमाउंट क्या होता है? चेंज होता है। चेंज कैसे होगा? 2C से 4C हो जाएगा। मतलब यहां पर अमाउंट 2C है, डीएनए रेप्लिकेशन होके यहां तक अमाउंट 4C हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम इस 4C को यहां 4C रखेंगे। मतलब G2 फेज में डीएनए का अमाउंट 4C होता है। फिर रिपीट करेंगे, ध्यान से सुने। क्रोमोसोम सिर्फ कब दिखेंगे? एम फेज में। यहां G1 फेज में न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो क्रोमेटिन है। उस क्रोमेटिन के अमाउंट को 2C कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में वो अमाउंट 2C से 4C हो जाता है। G2 फेज में, ध्यान दे बेटा, G2 फेज में वो अमाउंट 4C रहता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि अमाउंट चेंज फ्रॉम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 2C टू 4C, तो आप क्या लिखोगे? G1, सेकंड G2, थर्ड S और फोर्थ आप लिख सकते हो M। बताओ जल्दी से आंसर, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। सबसे पहले क्रोमेटिन किस में दिखेगा? G1, S, G2 में। क्रोमोसोम किस में दिखेगा? M में। तो जब अमाउंट डबल हो जाता है, 4C वाले का क्रोमोसोम बनाते हैं, तो किसमें अमाउंट 2C से 4C हो रहा है? बताओ जल्दी से, किसमें अमाउंट 2C से 4C हो रहा है? थर्ड, जल्दी जल्दी, हाँ थर्ड आ रहा है। बेटा आवाज फट रही है, थोड़ा सा इको है, मैं आज थोड़ा सा बियर कर लो, चीजें सुनो ध्यान से तो आ जाएगा। 4C आ रहा है, आप देखो ना 4C हो रहा है। अच्छा, कौन सा ऐसा फेज है जिसमें 4C से 2C होगा? एम फेज में। अमाउंट वापसी हाफ किस में होगा? एम फेज में। ठीक है, डन है। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से आगे चलेंगे। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये क्या है सर? ये एम फेज है। ये क्या है? G1। ये क्या है? S। और ये क्या है? G2। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या G1 फेज में क्रोमेटिन दिखेगा? हां सर, क्रोमेटिन दिखेगा 2C वाला। क्या क्रोमोसोम विजिबल होंगे? नहीं सर, क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते। अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे बनाएंगे? ये बना दिया मैंने क्रोमोसोम। ये इसका सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है। और अगर आप ध्यान से देखें टोटल कितने क्रोमोसोम बनाए? 1 2 3 4 5 6। तो क्रोमेटिन 2C होता है G1 फेज में। क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, अगर ड्रॉ करें तो ऐसे दिखेंगे।
अब क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C से 4C हो गया। अब हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि डीएनए डबल हो चुका है, तो अब जो क्रोमोसोम दिखेंगे, मुझे G2 में भी क्रोमोसोम नहीं दिखते। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे G2 में क्रोमोसोम नहीं दिखते, क्रोमैटिन दिखते हैं। अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो क्रोमोसोम कैसे बनेंगे, ऐसे बने। ये क्रोमोसोम है, इनके नंबर कैसे काउंट करोगे, अभी देख लो। नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपसे पूछा जाए जीवन फेज में क्या दिखेगा, क्रोमैटिन। क्रोमोसोम का नंबर अगर आप देखो तो 2n इज इक्वल टू 6 है, मतलब दो जोड़े हैं, कितने, 3 जोड़े हैं और 6 क्रोमोसोम है। यहां पर अगर नंबर देखोगे तो 2n इज इक्वल टू 6 है। फर्क क्या है, यहां एक क्रोमोसोम में, ध्यान दो, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड है। जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, इस एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, यहां एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, मतलब ये और ये क्रोमैटिड है। तो यहां एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड है, 2 क्रोमैटिड है। तो अब क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, जीवन फेज में क्या क्रोमोसोम दिखते हैं, नहीं, क्रोमैटिन दिखता है। अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे दिखेंगे, जिसमें एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होगा। तो मान लो ह्यूमन का सेल होता है ये, तो कितने क्रोमोसोम बनाता, 46, ठीक है। अच्छा, अगर G2 फेज में क्या दिखेंगे, क्रोमैटिन। अगर क्रोमोसोम ड्रॉ करूंगा तो ऐसे दिखेंगे। तो M फेज में कैसे दिखेंगे, क्योंकि M फेज G2 के बाद आता है, तो इस तरह के क्रोमोसोम दिखते हैं, जहां हर एक क्रोमोसोम पे ये 2 क्रोमैटिड होते हैं। इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको और इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। क्या यहां तक कोई डाउट है? तो अगर मैं आपसे पूछूं G1 से G2 में क्या बदलेगा, क्रोमोसोम का नंबर बदलेगा, नहीं। क्रोमैटिड के नंबर बदलेंगे, यस। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। तो आ जाते हैं जरा, यहां तक क्लियर है? तो मैंने क्या क्या बताया, G1 फेज में क्रोमैटिन दिखेगा, क्रोमोसोम ऐसे दिखेंगे। G2 फेज में क्रोमैटिन दिखता है पर क्रोमोसोम ऐसे दिखेंगे। रियल में क्रोमोसोम M फेज में दिखते हैं। आगे आओ। अब मान लो एक सेल है G1 फेज पे, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल अभी G1 फेज में है। अब क्या किया इस सेल ने, ये G0 फेज में आ गया। अब ध्यान से देखना, क्या सेल लिविंग है, ये भी है, ये भी है। ग्रोथ हो रही है G0 फेज में, नहीं, इसमें हो रही है। सेल प्रोलीफरेट, ग्रोथ को ही प्रोलीफरेट कहते हैं, इसमें नहीं हो रही। पर मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब जिंदा है सेल, यस यस। तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ सेल G1 फेज से निकल के G0 फेज में आ जाते हैं, मतलब वो सेल में क्या लिविंग होते हैं, हां, ग्रोथ होती है, नहीं, प्रोलीफरेट करते नहीं, डिवाइड करने के लिए जाएंगे, नहीं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, G0 फेज कहते हैं। तो एग्जिट करता है क्या, एग्जिट करता है G1 फेज, और किसमें एंटर करता है, G0 फेज, जिसे हम क्विसेंट फेज कहते हैं, क्विसेंट फेज कहते हैं। ये सेल डिवाइड नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। जल्दी करो, फास्ट, ठीक है। मेटाबॉलिक, एक बच्चा कह रहा है सर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप, मर जाएगा सेल। अगर किसी सेल में एंजाइम एक्टिविटी 0 कर दूंगा तो वो सेल मर जाएगा, इस बात को दिमाग रख। सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होता, लेस एक्टिव हो सकता है। आगे चल, क्वेश्चन बना बेटा, जल्दी से आ जा, क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बना जल्दी से। इन अ पॉलन ग्रेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 10। सबसे पहले तो ये समझो पॉलन ग्रेन कैसा सेल है, हैप्लॉइड सेल है, 10 क्रोमोसोम दे रखे हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड सेल ऑफ G2 फेज, ठीक है। तो हमने क्या करा, सेल साइकिल बना ली। हमने कहा कि हैप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम दे रखे हैं, 10, ठीक है। तो G1 फेज में भी G1 सबसे पहले, अब जरा डिप्लॉइड में कितने होंगे सर, डिप्लॉइड में 20 हो जाएंगे। तो G1 फेज में 2n इज इक्वल टू 20 क्रोमोसोम हो जाएंगे डिप्लॉइड में। तो क्या G2 में क्रोमोसोम नंबर चेंज होते हैं, नहीं। तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आ गया समझ, जल्दी बताओ। अरे समझ में आ रहा है भाई, 20 क्यों आ रहा है, क्योंकि हैप्लॉइड में 10 दे रखे हैं, मुझे डिप्लॉइड पूछा हुआ है, तो डिप्लॉइड में 20 आएंगे, G1 में भी 20 आएंगे, इसमें भी 20 आएंगे, सही है सर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 और G2 में नहीं बदलते। N में 10 दे रखा है तो 2n तो करोगे, डिप्लॉइड करना है। हाँ, इफ अमाउंट ऑफ डीएनए इज
डिप्लॉयड सेल का अमाउंट ऑफ डीएनए G2 फेज में कितना है सर? 4C है। ट्रू अबाउट G0 फेज, डिवाइडिंग सेल, ग्रोइंग सेल, मेटाबॉलिकली एक्टिव, क्विसेंट फेज। ट्रू पूछा है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कर देते हैं, डेड। क्या लिखेंगे? क्विसेंट फेज। सही है, जल्दी बताओ बेटा। हाँ जल्दी जल्दी फास्ट बच्चे। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है ग्रोथ करना, प्रोलिफरेशन को ही ग्रोथ कह रहे होते हैं। डिवाइडिंग है, ग्रोइंग है, मेटाबॉलिकली डेड है, क्विसेंट है। क्लियर है? हाँ सही है सही है सही है। आगे चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे अभी तक में? सबसे पहले टाइम आ जाएगा, याद करो मेरे साथ। ईस्ट सेल 90 मिनट, ह्यूमन सेल 24 आवर, किसमें? कल्चर में। उसके अलावा G1 फेज और G2 में अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज होता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। किसी हैप्लॉइड सेल के नंबर दे देंगे आपको और वहां से करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या दे दिया है, मान लो मार्केंशिया दे दिया है। मार्केंशिया के आपके पास सीटा में आपको क्रोमोसोम नंबर दे दे मान लो 40, तो स्पोर में कितने होंगे? सबसे पहले आपको लाइफ साइकिल से ये पता होना चाहिए कि सीटा डिप्लॉयड है, स्पोर हैप्लॉइड होता है, तो यहां 20 आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए और इस पे ये कर लो जरा। ये देखें, इफ डिप्लॉयड प्लांट सेल, ये वाला क्वेश्चन करो, ये सब्जेक्टिव टाइप का है। इफ डिप्लॉयड प्लांट सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G2 इज 36। देखो बेटा, आपके पास सेल साइकिल दे रखी है, यहां पर G2 में 36 दे रखे हैं, मतलब 2n इज इक्वल टू 36 दे रखा है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 में कितना होगा? 36 होगा। क्रोमोसोम इन गैमेट n होगा, कितना आ जाएगा? 18। अमाउंट ऑफ डीएनए G1 एंड G2 2C एंड 4C। नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन G1, देखो मेरे पास G1 में एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते हैं? एक क्रोमैटिड होता है। तो G1 में कितने क्रोमोसोम है? 36 है। तो क्रोमैटिड कितने होंगे G1 में? 36 होंगे। G2 में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? G2 में यहां पर। तो यहां कितने आ जाएंगे? 72 क्रोमैटिड आ जाएंगे। हो जाएगा? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, कर लोगे क्वेश्चन? अब इससे बाहर नहीं जाएगा, इस टॉपिक पे इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आ जाओ, हम बात करते हैं एम फेज की, माइटोसिस की। जल्दी जल्दी करो, एम फेज और माइटोसिस की बात करते हैं। एम फेज और माइटोसिस की बात करते हैं बेटा। हाँ, एम फेज और माइटोसिस की बात करते हैं। भाई एक बच्चा कह रहा है सर G2 में तो आप होगा, बहुत पिटाई करूंगा। क्रोमोसोम नंबर बदलते हैं क्या? हाँ, क्रोमोसोम नंबर कहां से बदलेंगे? अगर G1 में 36 है तो G2 में भी तो 36 होंगे। नंबर ऑफ क्रोमैटिड चेंज होता। आ जाओ, सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है हम बात कर रहे हैं एम फेज की। एम फेज का मतलब होता है माइटोसिस। सही है सर। एनसीईआरटी लिखती है मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ड्रामेटिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में बड़े चेंज हो रहे होते हैं, न्यूक्लियस में चेंज होता है। एनसीईआरटी लिखती है इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल का क्या मतलब है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते? चेंज नहीं होते, कांस्टेंट है। इसका यह मतलब है कि जैसे ये सेल है, इस सेल में अगर मान लेते हैं 20 क्रोमोसोम है, तो एम फेज के बाद अगर 2 सेल बनेंगे तो इनके अंदर भी कितने कितने क्रोमोसोम होंगे? 20 होंगे। तो क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होते, इसलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। सही है, क्लियर है। अब जरा आगे चलते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी की एक लाइन है कि हमारे पास एस फेज में डीएनए डबल हो चुका है, डबल है, बट स्टिल इंटरवाइंड है। इंटरवाइंड का क्या मतलब होता है? आपस में उलझा हुआ है। मतलब ये हुआ, मान लो ये सेल है, इसके अंदर ये डीएनए था क्रोमैटिन की फॉर्म में, ये रहा। अब ये कह रहा है कि एस फेज में डीएनए डबल तो हो गया, एस फेज में ये डीएनए, देखो ये डीएनए है, ये डीएनए डबल तो हो गया पर आपस में उलझा हुआ है। तो ये मेरे पास क्या है, आप ध्यान से देखो, ये जो डीएनए है, अब मैं अगर एस फेज की बात करूं तो डीएनए डबल तो हो गया है, लेकिन आपस में अभी भी उलझा हुआ है। देख लो, ये येलो और पिंक कलर का ये डबल डीएनए है, ठीक है। डीएनए आपस में क्या है? इंटरवाइंड है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम अब क्या चेंजेस पढ़ने वाले हैं एम फेज में, माइटोसिस कह रहे हैं। माइटोसिस में क्या क्या पॉइंट पढ़ोगे? मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, इक्वेशनल डिवीजन है, डीएनए अभी भी उलझा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, माइटोसिस के फेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। माइटोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
एक डिवाइड करते हैं न्यूक्लियस डिवीजन, क्योंकि ड्रामा दो जगह चल रहा है, एक न्यूक्लियस में चल रहा है, एक साइटोप्लाज्म में चल रहा है। तो पहले हम न्यूक्लियर डिवीजन की बात करेंगे, फिर साइटोप्लाज्म के डिवीजन की बात करेंगे। अब जरा क्वेश्चन करो एक बार जल्दी से, माइटोसिस कहां नहीं होती? जल्दी करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी 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 बेटा। बेटा वर्कशीट आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी। माइटोसिस कहां नहीं होती, जल्दी बताओ। हाँ, माइटोसिस कहां नहीं होती? एनसीईआरटी की एक लाइन है, हैप्लॉइड एनिमल सेल में नहीं होती, एक्सेप्ट हैप्लॉइड एनिमल सेल में माइटोसिस नहीं होती क्योंकि वो मियोसिस से बनता है, नॉट शो माइटोसिस, है ना। उसकी एक एक्सेप्शन है आपके पास ड्रोन, तो आप क्या लिख सकते हो? आप क्या लिख सकते हो? ई कोलाई ऑल, माइटोसिस नॉट अकर, ई कोलाई लिख देंगे क्योंकि माइटोसिस क्या है, इसमें नहीं होगी। उसके बाद माइटोसिस जनरली नॉट अकर इन स्पोर में होगी, जाइगोट में होगी। देखो स्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड। हैप्लॉइड प्लांट सेल में होगी, हाँ। स्पोर से आप याद करो, आप वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनाते थे, यहां भी होगी। किसमें नहीं होगी? हैप्लॉइड एनिमल सेल में। कर पाओगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो बेटा। देखो सबसे पहले आपने क्या क्या सीखा? माइटोसिस कहां नहीं होगी? प्रोकैरियोट में नहीं होगी। दूसरा आपने क्या सीखा? हैप्लॉइड एनिमल सेल बनते कैसे? मियोसिस से। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है, वहां जो स्पर्मेटिड बनते हैं क्या उनकी माइटोसिस होती है? नहीं। क्या कोई एग्जांपल है जिसमें हैप्लॉइड एनिमल सेल की माइटोसिस होती हो? हाँ, सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट मतलब हनी बी में ड्रोन, वो किससे बनता है? एग की माइटोसिस से। कर लोगे? हाँ बेटा, डेली आपको कम से कम भी 3-4-5 चैप्टर्स करने चाहिए। अगर बायो की बात करते हो तो डेली तो आपको बहुत सारे करने चाहिए, 3-4-5। अब एग्जाम पास आ रहा है तो 5-6 चैप्टर रिवाइज कर लिया करो। इधर आप ध्यान से देखते, ध्यान से। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस क्या है? एम फेज में, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, ये न्यूक्लियर डिवीजन है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास क्या है? फेजेस हैं। सबसे पहले है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एनाफेज और टीलोफेज, जल्दी जल्दी से देखो बेटा। इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिखता हूं? पी मैट, पी मैट लिखता हूं, पी मैट, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम के हिसाब से। टाइम के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट फेज बताओ, लार्जेस्ट फेज बताओ, किसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा? बताओ बताओ चैट में। मान लो ये 4 ऑप्शन है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सबसे ज्यादा टाइम लगता है प्रोफेज में, और शॉर्टेस्ट सबसे कम टाइम लगता है मेरे पास किसमें? एनाफेज में। क्या ये 2 बातें याद कर सकते हैं? तो हमारे पास टोटल 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो सबसे बड़ा फेज प्रोफेज होता है, सबसे छोटा फेज एनाफेज होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब है हम साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई सेल बाई एंड मल्टी न्यूक्लिएट बनता है तो उसमें साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है? साइटोकाइनेसिस, है ना। उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, सिनकाइटियम। सिनकाइटियम कहां दे रखा है? कोकोनट का वाटर। जो कोकोनट का वाटर है उसमें एंडोस्पर्म होते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? जल्दी से, जल्दी जल्दी, फास्ट बेटा। शॉर्टेस्ट इज प्रोफेज, लॉन्गेस्ट इज, सॉरी, शॉर्टेस्ट इज एनाफेज, लॉन्गेस्ट इज प्रोफेज, ठीक है। बाई और मल्टी न्यूक्लिएट कब बनेगा? जब साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होगी। कोकोनट वाटर एक मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म है, ठीक है। डन हो गई बात? हाँ, चल आगे चल रहे हैं। अब आ जाओ, सबसे पहले आप देखो मैंने क्या बोला था। देखो ये मेरे पास G2 फेज का है, इसमें डीएनए का अमाउंट कितना है? बताओ जल्दी से, अमाउंट कितना है सर जी? अमाउंट यहां 2C है या 4C है? 4C है, और 2N है ये। अब क्या है? ये डीएनए अभी भी क्या है? इंटरवाइंड है। इंटरवाइंड का मतलब है उलझा हुआ है। अब क्या होगा? ये अनटेंगल्ड होगा। अनटेंगल्ड का मतलब होता है सुलझना, और फिर वो साथ में क्या होगा? कंडेंस होगा। कंडेंस करके वो क्या बनाएगा? क्रोमोसोम फॉर्म करेगा। तो अब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि G2 फेज में डीएनए का अमाउंट 4C है, प्लॉइडी 2N है। वो डीएनए अभी भी उलझा हुआ है, उसको थोड़ा सा सुलझाएंगे, अनटेंगल्ड करेंगे, फिर उसको कंडेंस करके हम क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम बनाएंगे। क्या यहां तक ठीक है? क्या यहां तक ठीक है? जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट, आगे आ जाओ। अब मैं जो 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 आपको बताता जाऊंगा वो आप करते जाएंगे, सुने ध्यान से। अब बात करते हैं प्रोफेज की, ध्यान से सुनो। सर ये क्या है? बेटा ये गोल्जी बॉडी है,
गोल्जी बॉडी कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है? हां सर, डबल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या है? क्रोमैटिन है। अच्छा, एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। चैट में मैं सुनना चाहूंगा न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है। न्यूक्लियोलस कौन सा आरएनए बनाता है? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये क्या है? सेंट्रियोल है। प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस होंगे, सबसे पहले सुनते चलना। ये क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहला चेंज, क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस। स्टार्ट टू कंडेंस, सही है सर। उसके बाद ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। सेंट्रियोल, अब आपको ये चीज समझनी है, इसे कहते हैं सेंट्रियोल। ये जब दो लगे हों ऐसे परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं सेंट्रोजोम। तो एक्चुअल में सेंट्रोजोम मूव कर रहे होते हैं, तो सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल। पर ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते। अपोजिट पोल पे मूव कर गए। ये किसमें हो रहा है? सिर्फ एनिमल सेल में। ठीक है सर। उसके बाद साथ में स्पिंडल फाइबर आने लगेंगे। स्पिंडल फाइबर अराइज। क्या मुझे क्रोमोसोम दिखते हैं प्रोफेज में? यस और नो? यस दिखते हैं। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमेटिन कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देता है। क्रोमोसोम मुझे विजिबल होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे क्या क्रोमोसोम विजिबल होते हैं? हां, विजिबल होते हैं ऐसे जिनमें दो क्रोमेटिड हो, एक येरा और एक येरा। तो विजिबल जिसमें कितने क्रोमेटिड हैं? दो क्रोमेटिड हैं। और अगर मैं प्रोफेज के लास्ट में जाता हूं, लास्ट में, तो मेरे पास ईआर, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस, ये तीनों डिसअपीयर हो जाते हैं। ये तीनों क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं। तो प्रोफेज में क्या क्या चेंज है? सबसे पहले क्रोमेटिन कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देगा। दूसरी चीज, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। इसके आसपास क्या आने लगेगा? इसके आसपास स्पिंडल फाइबर। इधर देखो बेटा, दिस इज सेंट्रियोल, दिस इज सेंट्रोजोम। इसके आसपास अगर माइक्रोट्यूब्यूल लगाओ तो उसे एस्टर कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, सिंगल इज सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, आसपास ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हो तो एस्टर। एस्टर किसमें मिलता है? एनिमल सेल में मिलता है। एस्टर किसमें मिलता है? एनिमल सेल में मिलता है। अब ये इस पोल पर आ गया, ये इस पोल पर आ गया। अब इनसे क्या बनने लगेंगे? स्पिंडल फाइबर। दूसरी चीज क्या है? क्रोमोसोम विजिबल हो जाएंगे जिसमें दो क्रोमेटिड हैं, ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस डिसअपीयर। लास्ट इवेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना। लास्ट इवेंट क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना, जो अगले फेज का पहला इवेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। तो आपने क्या क्या पॉइंट्स याद किए? क्या प्रोफेज में क्रोमोसोम विजिबल होते हैं? यस। कितने क्रोमेटिड दिखते हैं? दो। किसमें? लाइट माइक्रोस्कोप में दिख जाएंगे। दूसरी चीज, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे मूव करके उससे स्पिंडल फाइबर आ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर एनिमल सेल में कैसे बनते हैं? एस्टर से। प्लांट सेल में डायरेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर? ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस डिसअपीयर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है लास्ट इवेंट में। ठीक है, क्लियर है? तो आप जरा ध्यान से देखो क्या क्या मेन इवेंट है। सबसे पहला इवेंट क्या है? क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस। दो क्रोमेटिड अटैच होंगे इस पर, जैसे एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, और ये किस पर अटैच मिल रहे हैं? सेंट्रोमियर पे। सही है। और अभी क्या क्रोमोसोम फुली कंडेंस है? नहीं। उसके बाद क्या होगा? इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, मतलब सेल के अपोजिट पोल पे ऐसे स्पिंडल फाइबर आने शुरू हो जाएंगे। क्या स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच होंगे? नहीं। अभी जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से नहीं टूट जाती, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम पे अटैच नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखो पॉइंट्स दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। कौन से फेज में स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच होता है? सर मेटाफेज में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटी थी। प्रोफेज में क्या क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर है या साइटोप्लाज्म में? न्यूक्लियस के अंदर। आ जाओ, क्रोमोसोम नंबर 10 करो। सॉरी, क्वेश्चन नंबर, नॉट अकरिंग प्रोफेज। क्रोमोसोम अपीयर होगा? यस। सिस्टर क्रोमेटिड अपीयर होंगे? यस। न्यूक्लियस डिसअपीयर? यस। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट? ये नहीं होता, ये नहीं होता। फोर्थ आ जाएगा। जल्दी जल्दी, फास्ट बेटा, जल्दी। हाँ जल्दी। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, ये नहीं होगा। तो कितने क्रोमेटिड आ जाएंगे? दो। क्या क्रोमोसोम फुली कंडेंस है? नहीं। क्रोमोसोम फुली कंडेंस है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फुली कंडेंस? ये मतलब है, देखो, ऐसा क्रोमोसोम और एक ऐसा क्रोमोसोम, ये फुली कंडेंस है।
क्लियर है? देख लो, आ जाओ मेटाफेज की बात करते हैं। मेटाफेज की बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे। मेटाफेज में क्या होगा, देखो मेरी बात सुनो। ये क्या है सर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना? ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही है सर। तो सबसे पहले क्या टूट जाएगी? पहला इवेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई, ब्रेक कर गई। ये पहला इवेंट है, ये फर्स्ट इवेंट है। अब क्या होगा? क्रोमोसोम किसमें आ गए? साइटोप्लाज्म में आ गए। अब क्या होगा? फुली कंडेंस हो गए। फुली कंडेंस का मतलब सबसे छोटे साइज के हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए किस फेज में क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस होते हैं? मेटाफेजिक क्रोमोसोम। फुली कंडेंस क्रोमोसोम क्या देखने के लिए बेटर होते हैं? साइज, मॉर्फोलॉजी और नंबर। साइज, मॉर्फोलॉजी और नंबर काउंट करने के लिए ये बेस्ट होते हैं। आगे चलो। उसके बाद फोर्थ, क्रोमोसोम पे स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। तो स्पिंडल फाइबर कहां अटैच होंगे? अटैच ऑन क्रोमोसोम। कहां अटैच होंगे? क्रोमोसोम पे अटैच होंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, इधर देखें बेटा, ये आपके पास क्रोमोसोम है। इस जगह को मैंने मान लो सेंट्रोमियर कह दिया। इस पे मेरे पास एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनता है, काइनेटोकोर ऐसे, और स्पिंडल फाइबर एक यहां जुड़ता है, एक यहां जुड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये स्ट्रक्चर क्या है? सर काइनेटोकोर है। ये दोनों क्या है? सर सिस्टर क्रोमेटिड है। मतलब यहां से लेकर ये पूरा और ये पूरा, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। सही है सर। अब ये चीज क्या है? सर सेंट्रोमियर है। ये क्या है? स्पिंडल फाइबर। अब जरा कुछ सवालों के जवाब दो। ये स्पिंडल फाइबर कहां जुड़े हैं? काइनेटोकोर पे। वो कहां जुड़ा है? सेंट्रोमियर पे। अब मैं आपसे पूछूं, एक क्रोमोसोम पर कितने स्पिंडल फाइबर हैं? सर 2 स्पिंडल फाइबर हैं। कितने काइनेटोकोर है? 2 काइनेटोकोर है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सेल में इस एक पोल से, जैसे ये क्रोमोसोम है, एक धागा इस पोल से, एक धागा इस पोल से जुड़ रहा है। ये चीज समझ में आ रही है? बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलो, क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे क्रोमोसोम पे, कहां पर? काइनेटोकोर पे। अटैच होने के बाद देखो, ये स्पिंडल फाइबर यहां अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद जैसे ये मान लो, ये स्पिंडल फाइबर यहां जाकर ऐसे अटैच हो गए, इनके साथ अटैच हो गए। उसके बाद क्या करेंगे? ये इनको सेंटर में ले आएंगे ऐसे। इधर देखो बेटा सारे, देखो इधर ध्यान से। ये मान लो आपके पास क्या है? सर ये सेंट्रोजोम है, इससे ये स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं ऐसे। तो हम ये कह रहे हैं बेटा आपको कि क्रोमोसोम जो है ना, वो ऐसे सेंटर में इस तरीके से अटैच हो जाएंगे ऐसे। और इन पर मैंने आपको ये चीज बोली थी, ये इसका सेंट्रोमियर है। और सेंट्रोमियर पर जो काइनेटोकोर है ना, ये रहा, इन काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर लग जाते हैं। ये जो काइनेटोकोर है ना, इन पर हमारे पास ये स्पिंडल, तो ये जो है इसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, जो इक्वेटर पे आता है। इसे हम क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। ये क्या है? प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट का मतलब है क्रोमोसोम मेरे पास इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं। जहां पर ये जो प्लेन बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। क्लियर है? जल्दी जल्दी फास्ट बेटा। बच्चे यहां पर एक लाइन है जो बच्चों को कंफ्यूजिंग करती है कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ये सब अभी ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, आपने सिंपल ही समझना है। क्रोमोसोम पे 2 काइनेटोकोर होते हैं, एक इधर से एक इधर से स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। सारे क्रोमोसोम सेंटर इक्वेटर में आ जाते हैं, और इक्वेटर में जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है, मतलब आर्म्स जो उसके क्रोमोसोम जिस तरीके से लगे हुए हैं, उसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। तो आपको क्या क्या पॉइंट्स पता होना चाहिए, याद करो। सबसे पहले मैं सवाल पूछता हूं आपसे, क्रोमोसोम पर स्पिंडल फाइबर किस में अटैच होते हैं? मेटाफेज में। ठीक है। एक क्रोमोसोम पर 2 स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। सही है। तीसरा, क्रोमोसोम किस में है? साइटोप्लाज्म में। सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं स्पिंडल फाइबर के। इसको हम क्या नाम देते हैं? मेटाफेजिक प्लेट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। क्लियर है? क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस कब होते हैं? मेटाफेज में होते हैं। क्लियर है यहां तक? बताओ जल्दी से। जी सही है। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं एनाफेज में। इधर देखो बच्चे, इधर देखो, ये मेटाफेजिक प्लेट आपको दिख रही है। एनाफेज में ये सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अलग हो जाते हैं। देखो ये मान लो ऐसे जुड़े हुए थे, ये आपस में अलग हो जाते हैं। ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला जाता है ऐसे।
तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे और ऐसे अलग हो गए। तो जब वो जुड़े हुए थे, ध्यान से देखें, जब वो जुड़े हुए थे, इसको मैं क्रोमोसोम कह रहा था और इसको मैं सिस्टर क्रोमेटिड कह रहा था। एनाफेज में जब वो अलग हो गए, ऐसे अब अलग हो गए, तो अब मैं इसको क्रोमोसोम कह रहा हूं। आप में से शायद कुछ बच्चे इस बात को समझ सकें, जीवन फेज में इसको क्रोमोसोम कह रहे थे, याद करो। जीवन फेज में, ध्यान दो बेटा, जीवन फेज में ये क्रोमोसोम थे, याद है कि नहीं बताओ, देख लो जल्दी से, ध्यान दो बेटा। ये जीवन फेज में ये क्रोमोसोम थे, ठीक है, जीवन फेज में। G2 फेज में मेरे पास ये चीज क्रोमोसोम थी, ध्यान दो, ये चीज क्रोमोसोम थी G2 फेज में। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। G2 फेज में ये चीज क्रोमोसोम थी। अब जब ये वापसी अलग हो गए, ऐसे ये वापसी अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, ये देख रहे हो, ये वापसी अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, ये तो G2 फेज में इसे क्रोमोसोम कहते हैं, जीवन फेज में इसे, मैं ये रबी कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये हटा देते हैं, एक ही रखते हैं ताकि आप एकदम क्लियर समझ सको। देखो देखो, जीवन फेज में ये क्रोमोसोम था, G2 फेज में दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम था, एना फेज में ये अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, ऐसे एना फेज में ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये कब हो रहा है, एना फेज में हो रहा है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि ये क्रोमेटिड डबल कब हुए थे, सर एस फेज में हुए थे, अलग कब हो रहे हैं, एना फेज में, तो एनसीईआरटी कहती है कि एना फेज में सबसे पहले कौन अलग होगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। कौन सेपरेट होगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। उनको हम क्या नाम देंगे, नाउ क्रोमोसोम और डॉटर सेल। जो डॉटर सेल बनेगा उसके वो क्रोमोसोम है। सही है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये क्रोमोसोम कहलाएंगे अलग होने के बाद। अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर ये ऊपर की तरफ खींचेगा, तो स्पिंडल फाइबर जब ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये ऐसे दिखेंगे। तो इसे हम ये बोलेंगे, यहां से बेटा, हम ये बोलेंगे कि जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर मूव करेगा किसकी तरफ, टुवर्ड्स पोल, और जो उसकी आर्म्स है, ये आर्म्स पीछे रह जाती हैं, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से फेज में सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट मेरी बात सुनो। आप इसको अलग करोगे तो ये अलग किस में हो रहे हैं, एना फेज 1 में। दूसरा, यहां से खींचूंगा तो ये ऐसे बेंड कर जाएंगे, आप देख लो। तो एना फेज में डबल कब हुए थे, एस फेज में, फिर ये अलग कब हो रहे हैं, एना फेज में अलग हो रहे हैं, ठीक है। आर्म्स पीछे रह जाएंगी इसकी। अब जरा इधर देखो बेटा, हमारे पास क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास है, ये कौन सा क्रोमोसोम है भाई, जे वाला, ये कौन सा क्रोमोसोम है, ये मेटासेंट्रिक है। व्हाट इज मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर जो है सेंटर में ऐसे यहां पर है, ये मेटासेंट्रिक है, दिस वन। तो ये क्या बनाएगा, इन्वर्टेड वी शेप बनाएगा। कैसी शेप बनाएगा, वी। देखो ये क्या बना रहा है, इन्वर्टेड वी शेप बना रहा है। ये वाली कैसी बनाएगा, देख रहे हो, थोड़ा सा इधर है, इसे सब मेटासेंट्रिक कह रहे हैं। अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, सब मेटासेंट्रिक, वो थोड़ा एल बनाएगा। और अगर ये वाला है, देख रहे हो, थोड़ा इधर है, इसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक, ये बनाता है जे शेप। और टीलोसेंट्रिक बनाता है आई। तो ये शेप किसमें दिखती है, एनाफेज में। शेप क्यों दिखती है, इधर देख बेटा, सेंटर से खींचूंगा ऐसे बेंड कर जाएगा, तो मेटासेंट्रिक वी बनाएगा, ये एल बनाएगा, ये जे बनाएगा, ये आई बनाएगा। डन हो गया है, जल्दी बताओ। हाँ हाँ जल्दी जल्दी बेटा। बच्चे बायोलॉजी का क्लास का टाइमिंग जो है 7:30 बजे होता है आपका ब्रह्मास्त्र, और नॉर्मल टाइम होता है आपका 3 बजे, क्योंकि पिछली 2 क्लासेस छूट गई थी इसलिए बता रहा हूं। अब ये चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं टीलोफेज की। इधर देखो टीलोफेज में क्या हुआ है, एनाफेज में ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच गए। ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। कहां पर पहुंच गए, अपोजिट पोल पे। किस पे पहुंच गए, अपोजिट पोल पे। इधर देखो बेटा, अपोजिट पोल पे पहुंच गए, सही है। यहां पहुंच गए क्रोमोसोम, यहां पहुंच गए। मान लो टोटल 46 क्रोमोसोम थे, तो 46 यहां चले गए, 46 यहां चले गए, क्योंकि बीच में से अलग हुए ना ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, देखो टीलोफेज में क्या होगा, सबसे पहले क्रोमोसोम को वापसी खोलो, क्रोमेटिन बनाओ। तो क्रोमोसोम से क्या बनाओगे, क्रोमेटिन बनाओगे, ठीक है।
फिर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, रीअपियर होगी ऐसे, यहां पर दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगी। फिर ईआर, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस, ये चीजें वापसी आएंगी, रीअपियर होंगी। क्या ये बातें समझ में आ रही है? तो जो प्रोफेज का है उसका जस्ट उल्टा होगा। पर यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना सबसे लास्ट इवेंट था तो बनना भी लास्ट इवेंट, नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाती है, ये वापसी क्रोमेटिन बना देता है। अब अगर ये क्रोमेटिन बना रहा है तो इसका अमाउंट 2C है, क्योंकि अब ये जीवन फेज में आ गया है। ये जो क्रोमेटिन है इसका अमाउंट क्या है, 2C है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, अब 2 न्यूक्लियस बन गए। अब जरा क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं बेटा, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। ये बताओ, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट इन डैश फेज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखाओ बच्चे। सेंट्रोमियर डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक प्रोटीन होती है जो उसको साथ रखती है, कोहेसिन, उसको डाइजेस्ट करते हैं एपीसी से। तो वो सब मत करो, पुराने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट इन एनाफेज कर सकते हैं। 1 क्रोमोसोम विद डैश नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर इन मेटाफेज, एक क्रोमोसोम पर कितने स्पिंडल फाइबर होते हैं अगर मेटाफेज है? एक यहां एक यहां, कितने हो गए भाई? 2 हो गए, 2 स्पिंडल फाइबर हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 2। ठीक है, आ जाते हैं 13 पे। सिस्टर क्रोमैटिड गेट सेपरेटेड इन रूट एपिकल मेरिस्टेम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम यहां पर रूट एपिकल मेरिस्टेम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम बता रहे हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड कब अलग होंगे? एनाफेज में। क्लियर? एनाफेज में। अगर मैं इसकी जगह मैं लिख देता मियोसिस, मियोसिस लिख देता, माइटोसिस नहीं, तो फिर वो होते एनाफेज 2 में। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन इसलिए दिया था। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड पोल, इधर देखो बेटा, इधर देखो, क्रोमोसोम ऊपर चले गए ऐसे, मिनिमम डिस्टेंस तो टीलोफेज में होगा, मतलब एनाफेज में ऊपर जा रहे होते हैं, एनाफेज के लास्ट तक ऊपर पहुंच गए होते हैं। पर क्रोमोसोम का मिनिमम डिस्टेंस पोल से, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, टीलोफेज है और लेट एनाफेज है, ठीक है, टीलोफेज होगा तो बेस्ट मार्क्स कर लो, या लेट एनाफेज होना चाहिए तो टीलोफेज मान सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं, डी आएगा। क्रोमोसोम इज इनसाइड साइटोप्लाज्म, कौन से फेजेस में क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं? जल्दी बताओ बेटा, कौन से फेज में क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जल्दी जल्दी बताओ, कौन से फेज में क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ फास्ट। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में होते हैं? नहीं। टीलोफेज में होते हैं? नहीं। इन दोनों में होते हैं, बी और सी आएगा। क्वेश्चन ठीक कर लो, क्वेश्चन 15 का बी और सी दोनों, इन दोनों में क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं। बी और सी दोनों आएगा बेटा, हां, बी और सी दोनों आएगा भाई। प्रोफेज में न्यूक्लियस होता है, टीलोफेज में बनता है, तो साइटोप्लाज्म में तो मेटाफेज और एनाफेज, बी और सी। हां सही है, हाँ ठीक है, इनफ है देवेश, सही है। आगे चलते हैं, आगे चलो जल्दी से। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ लिया अभी, हमने ये चीज पढ़ ली है जिसे हम क्या बोल रहे हैं। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस, ध्यान देना बेटा, ध्यान दो। सबसे पहले साइटोकाइनेसिस का मतलब है हम क्या कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहे हैं। क्या इसमें स्पिंडल का रोल है? नो रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर, इसमें स्पिंडल फाइबर का कोई रोल नहीं होता, एज सच नहीं होता। ठीक है सर। एनिमल साइटोकाइनेसिस, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये मेरे पास एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा। एनसीईआरटी कहती है कि हमारे पास इस तरीके से फरो बनती है। क्या बनती है? फरो। ये भी क्या बनी है? ऐसे फरो बनेगी। ये फरो और ज्यादा डीप हो जाती है, फरो क्या हो जाती है? और ज्यादा डीप हो जाती है। और कहां मिलती है? मीट करती है सेंटर में। और मेरे पास क्या बन जाते हैं? फिर 2 सेल बन जाते हैं। ये ऐसा एनिमल सेल में होता है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है,
सेल वॉल नहीं है तो सिंपल सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये अंदर की तरफ फोल्ड करके दो सेल बना देती है। प्लांट साइटोकाइनेसिस में एक प्रॉब्लम है, ये प्लांट सेल है, सही है सर। प्लांट सेल के बाहर ये रिजिड सेल वॉल होती है, ऐसे रिजिड मतलब जिसकी अपनी एक शेप होती है। तो मेरे पास एक न्यूक्लियस ये रहा और एक न्यूक्लियस ये रहा। सबसे पहले गोल्गी बॉडी एक केमिकल डिपॉजिट करती है जिसका नाम कैल्शियम पैक्टेट है सेंटर में। मैं रिपीट कर रहा हूं, गोल्गी बॉडी प्लांट सेल के सेंटर में एक केमिकल डिपॉजिट करती है जिसे सेल प्लेट कहते हैं। सेल प्लेट देखो क्या क्या चीज है, गोल्गी बॉडी डिपॉजिट करती है कैल्शियम पैक्टेट। जो स्ट्रक्चर बनता है वो इनर टू आउटर बनता है ऐसे, इसका नाम सेल प्लेट है और इसी का नाम मिडल लैमेला रखेंगे। सेल प्लेट और मिडल लैमेला बनती है। तो आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास प्लांट में साइटोकाइनेसिस इनर टू आउटर होती है। सेल प्लेट किसकी बनी है, कैल्शियम प्लस पैक्टेट की बनी है। और किसने बनाई है, वो गोल्गी बॉडी ने। किसने बना दी, वो गोल्गी बॉडी ने बना दी। क्या कोई डाउट है, नहीं सर। अब क्या है, सबसे पहले ये मिडल लैमेला बन गई, फिर मेरे पास यहां अंदर, ध्यान सुनेंगे बेटा, यहां मेरे पास ये सेल वॉल बन जाएगी ऐसे, और फिर लास्ट में मेरे पास क्या बन जाएगी, सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी ऐसे। और जहां पर ये स्ट्रक्चर नहीं बनते उस जगह को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले मेरे पास बनती है सेल प्लेट। सेल प्लेट कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी। उसके बाद बनती है ये सेल वॉल, फिर मेरे पास बनती है सेल मेम्ब्रेन, और मेरे पास दो सेल बन जाते हैं। ये वो जगह है जहां पर ये नहीं बनता, उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब जरा एक बार इसको ऐसे देखते हैं, एनसीईआरटी क्या लिखते हैं। देखो एनसीईआरटी लिखती है कि फरो आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो डीप होगा और ज्वाइन करेगा सेंटर में और दो सेल बन जाएंगे, ये ऐसे दिखेगा। और अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, इस तरीके से ये कैल्शियम पैक्टेट है, पैक्टेट गोल्गी बॉडी बना रहा है। फिर क्या होगा, ये बन गए मिडल लैमेला। फिर क्या होगा, मिडल लैमेला बनने के बाद ये बन गई क्या, सेल वॉल, सॉरी सेल वॉल बन गई इधर और इधर। और क्या बन गई, फिर ये सेल मेम्ब्रेन बन गई ऐसे। और जहां ये चीजें नहीं बनती उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सही है, समझ में आ गया, जल्दी बोलो। तो क्या क्या क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन देखो क्या क्या है। सबसे पहले कर लो जल्दी से, सबसे पहले डायरेक्ट पूछेगा सेल प्लेट किसमें एब्सेंट होती है। क्वेश्चंस करेंगे बेटा, सेल प्लेट किसमें एब्सेंट होती है, जल्दी करो जल्दी। सेल प्लेट किसमें एब्सेंट होती है, जल्दी जल्दी फास्ट जल्दी। हाँ, सेल प्लेट किसमें एब्सेंट होती है, हाँ भाई, प्लांट सेल, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, स्किन सेल। स्किन सेल क्या है, एनिमल सेल। दूसरा, सेल प्लेट इज मेड अप ऑफ, सिर्फ पैक्टिन है कि कैल्शियम प्लस पैक्टेट है बेटा, कैल्शियम और पैक्टिन दोनों बी आएगा, सेलुलोज नहीं है, लिग्निन नहीं है। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन इज वेयर, जहां पर सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट है, नहीं, सेल प्लेट और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यस, सेल वॉल एब्सेंट है, नहीं, ऑल। क्या आएगा, सेल प्लेट, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तीनों एब्सेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा में। ठीक है, कर सकते हैं, हाँ, जल्दी जल्दी फास्ट बेटा फास्ट। क्वेश्चंस भी साथ के साथ करते चलो। अगर क्वेश्चन आ जाता है कौन सी ऑर्गेनल एक्रोसोम बनाती है स्पर्म का, गोल्गी बॉडी। कौन सी ऑर्गेनल सेल प्लेट बनाती है, गोल्गी बॉडी। आज हम मियोसिस की बात करते हैं, पर उससे पहले सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, माइटोसिस की। इधर देखो बेटा, अगर आपको सवाल आता है कि माइटोसिस कहां कहां होती है, तो एनिमल सेल में एनसीईआरटी लिखती है स्किन सेल में। स्किन सेल आपको पता है ना, सेल्स मरते रहते हैं। गट मतलब आपकी एलिमेंट्री कैनाल, उसके सेल्स भी डैमेज होते रहते हैं, ब्लड सेल्स। यहां पर एनिमल सेल में माइटोसिस होती है। प्लांट सेल में एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। तो ये लोकेशन है किसकी, माइटोसिस की। अगर आपको बात करें कि माइटोसिस क्या क्या काम करती है, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला रोल है सेल ग्रोथ, सेल का साइज इंक्रीज करेगा। उसके अलावा हम बोल सकते हैं रिपेयर, रिपेयर करता है। ठीक है, थर्ड है, हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ये इधर देखा बेटा, इधर देखो, मान लो ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम देख लो। यहां पर अगर ग्रोथ हो गई है तो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं। देखो ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये कौन से फेज में होता है, जीवन फेज में। अगर एम फेज होगा तो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो
क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एनसीईआरटी इस बात को लिखती है कि जो एम फेज होता है ना, वो क्या करता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को रेस्टोर करता है, वापसी बढ़ाता है। रेस्टोर का मतलब है वापसी बढ़ाता है। क्लियर है, जल्दी बताओ, क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी फास्ट। बेटा गट सेल्स जो होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स की बात कर रहा है, आपके इंटेस्टाइन में, खासकर स्टमक में एससीएल होता है, गट सेल्स को वो डैमेज करता रहता है, ठीक है, तो वो चीज है। हाँ सही, इधर आ जाओ, ये क्वेश्चन करो, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो, जल्दी करो बेटा, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो मैक्सिमम इन मेरिस्टेम, पैरेन्काइमा, ऑलेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा, ये रेशियो मैक्सिमम किसमें होगी सर, डिवाइडिंग सेल में। अब बताओ आंसर, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट बेटा फास्ट। बच्चे मेरी बात सुन ध्यान से, जिसको नहीं समझ में इधर देख, ये तेरे पास सेल है, ये न्यूक्लियस है, अब मुझे बता, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, अगर दोनों का वॉल्यूम ले ले, यहां पर न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म की रेशियो अगर मान ले 10 है, तो यहां साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया ना, तो ये रेशियो मान लो 4 आ जाएगी, क्योंकि ये बढ़ गया ना, ये चीज बढ़ गई है ना। तो कौन से सेल में, डिवाइडिंग सेल में मेरे पास ये रेशियो मैक्सिमम होती है, अगर ऐसा आ जाए। अच्छा माइटोसिस कहां कहां होती है, स्पोर में होती है, यस, जाइगोट में होती है, यस, स्पोर से गैमेटोफाइट बनाते हैं, यस, जाइगोट इन एल्गी, बताओ जरा क्या आंसर आएगा, नॉट अकर इन 20 का, 20 का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ, 20 का आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, 20 का आएगा जाइगोट इन एल्गी, क्योंकि एल्गी होती है हैप्लॉन्टिक, और हैप्लॉन्टिक में क्या होती है, जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस होती है, आ रहा है समझ, जल्दी जल्दी बेटा फास्ट, हाँ जाइगोटिक मियोसिस होती है। इको हो रहा है बेटा, आज पहले, कल से दूसरे स्टूडियो में कहीं से अरेंज करेंगे, कहीं से मतलब 1-2 स्टूडियोज हैं हम लोग के पास, आ जाओ। अब बात करते हैं मियोसिस की, है ना, अब हम बात करते हैं मियोसिस की, ठीक है, आ जाते हैं। सबसे पहले मियोसिस किस में होती है, एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है, सबसे पहले मियोसिस होती है डिप्लॉइड सेल में, और उस डिप्लॉइड सेल के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं मियोसाइट। जरा कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, आप बताना। जाइगोट इन एल्गी इसमें होगी, हां सर होगी। मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल लिख लेते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल। उसके अलावा स्पर्मेटोगोनिया, ये वो सेल्स हैं जिनमें मियोसिस होती है। oogonia, ये वो सेल्स हैं जिनमें मियोसिस होती है। टाइप ऑफ डिवीजन, इसको हम बेटा रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। वाई रिडक्शनल, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ होता है। अब जरा मैं जो चीज बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना, ये सिग्निफिकेंस में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, क्लियर है, ध्यान सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, मैं जो बोलने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। मियोसिस क्रोमोसोम नंबर हाफ करती है, पर स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करती है। मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनो ध्यान से। मेरे पास मान लो, ध्यान सुनो, मेरे पास क्या है, ये ग्लास है, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, ये पूरा, एक और ग्लास ले लो जिसमें पानी भरा हुआ है। अगर मैं दोनों का पानी एक जगह मिला दूं तो डबल हो जाएगा ना। तो अगर मैं पहले से इसमें आधा पानी ले लूं और दूसरे ग्लास में आधा पानी ले लूं, अब उन्हें मिलाऊं तो पूरा ग्लास भरेगा ना। पॉइंट ये है कि मियोसिस क्या करती है, क्रोमोसोम नंबर आधे कर देती है। उससे क्या होता है, जब वो फ्यूज होके क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो पानी क्या हो जाएगा, मतलब गैमेट्स क्या हो जाएंगे, फिर नॉर्मल नंबर पे आ जाएंगे। तो मियोसिस क्या करती है, क्रोमोसोम संख्या घटाती है, और मियोसिस हमेशा तब होगी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, बोलो। हाँ, ड्रॉपर बैच विल लॉन्च आफ्टर एग्जाम। बेटा कल थोड़ी हेल्थ ठीक हुई, आज पॉडकास्ट आएगा। हाँ, फेजेस इन सेल साइकिल देखें बेटा, देखो ये मान लो ये है G1 है, S और G2 है। अब अगर मान लो मैं इस सेल की बात करता हूं, oogonia की, इसमें मियोसिस होगी, तो इसमें होती है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मेरा पॉइंट ये है कि नॉर्मल सेल साइकिल ही होती है सारे सेल्स में, लेकिन मियोसिस वाले सेल में G2 के बाद मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है। तो जो हम एम फेज लिखते हैं ना यहां पर,
यहां पर एम फेज का वैसे मतलब माइटोसिस होता है, लेकिन जिन सेल्स में मियोसिस होती है उनमें क्या लिख सकते हो आप, उनमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है एम फेज का मतलब। ठीक है, तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या लिखोगे, G1 S G2 फिर मियोसिस 1 और फिर मियोसिस 2। तो मेरे पास G1 में कितने क्रोमोसोम है, मान लो 46 हैं, तो G2 में कितने होंगे सर, 46 होंगे, एस में 46 क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस 1 के बाद कितने होंगे, क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाते हैं, और मियोसिस 2 के बाद 23 होते हैं। मेरी बात समझना ध्यान से, G2 के बाद मियोसिस 1 होती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, फिर वो नंबर उतने ही रहते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, 4 हैप्लॉइड सेल, 4 हैप्लॉइड सेल। ठीक है, वाई मियोसिस, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गैमेट्स में नंबर डबल होता है, नंबर क्या हो जाता है, नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, टू रिड्यूस नंबर को रिड्यूस करने के लिए। ये वाली बात किसको किसको समझ में आई है, मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, मियोसिस 2 के बाद भी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। फर्क क्या है दोनों में, अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ होता है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट करेंगे बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ध्यान से बेटा आगे आ जाओ। देखो मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखो, आप में से जिन बच्चों को 1% भी डाउट है, ये देख लो, ये डायग्राम देखो, ये देख बेटा, सेल साइकिल है, हाँ सर सेल साइकिल है, मैं एग्जैक्टली ये बोल रहा हूं। ये क्या है, G1 है, ये S है, G2 है। यहां मान लो 2n इज इक्वल टू 46 था, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C था। यहां पर क्या था, 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम थे, अमाउंट 4C था, ये याद है। अब ये मेरे पास यहां पर मियोसिस 1 है, तो मियोसिस 1 पर यहां पर मेरे पास 4C डीएनए और 2n इज इक्वल टू 46 है। यहां पर 2 सेल बन जाएंगे जिसमें n रह जाएगा दोनों सेल में, और अमाउंट ऑफ डीएनए 2C हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, 46 से 23 क्रोमोसोम इसमें और 23 इसमें आ जाएंगे, और अमाउंट ऑफ डीएनए 2C हो जाएगा। और जब मियोसिस 2 होगी तो मेरे पास 4 सेल बन जाएंगे, चारों में क्रोमोसोम की संख्या 23 रहेगी, और अमाउंट ऑफ डीएनए, समझो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। मेरी बात समझो, यहां 4C था, यहां क्या था 4C, यहां कितना हो गया 2C, और यहां C के 4 सेल हो गए। क्लियर है कि नहीं बताओ, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट, ये ठीक है बेटा, वॉइस क्लियर है, अभी से ज्यादा क्लियर अभी नहीं आ सकती। आओ जल्दी से, देखो मेरी बात सुनो, हम बात कर रहे हैं मियोसिस 1 की। देखो मियोसिस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 बार सेल डिवाइड होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 ये थोड़ा लॉन्गेस्ट फेज होता है, इसमें काफी चेंजेस होते हैं, तो इसकी भी सब फेजेस हैं, मैनी चेंजेस होते हैं, इसकी भी क्या है, कुछ फेजेस हैं। और वो फेजेस कौन सी हैं, याद कर लेंगे, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। सबसे पहले कौन सी है, लैप्टोटीन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, मियोसिस 2 में सिर्फ अमाउंट हाफ होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, इसलिए मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस। मेरी बात समझ में आ रही है, देखो ये क्रोमोसोम है, ये कितने क्रोमोसोम है, ये जोड़े हैं, तो इनको हाफ करने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक क्रोमोसोम दूसरे सेल में, ये दूसरे में, ये ऐसे करके, तो नंबर हाफ किसमें होता है, मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस, ठीक है। और मेरे पास मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में काफी सारी फेजेस होती है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। नाम याद करो, आप में से बहुत सारे बच्चे तो नाम भूल जाते हैं, फेजेस के फीचर पता होते हैं, और आप में से कुछ तो ऐसे महारथी हैं वो नाम भूल जाते हैं। कौन कौन है जरा चैट में बताओ, दुष्ट टाइप के बच्चे, जल्दी बताओ बेटा, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, जल्दी जल्दी चैट में बताएंगे। हाँ चैट में बताएंगे कौन कौन दुष्ट टाइप के बच्चे हैं जो ये नाम भी भूल जाते हैं, जल्दी बताओ। हाँ ये कह रहा लता जरा पानी दे दो, वाह, शॉर्ट फॉर्म ही बनाता रहेगा जीवन भर। हाँ बेटा हैप्लॉइड सेल जो होता है, हाँ कुछ ऐसे हैं जो इसमें भूल जाते हैं, सही है मुझे पता है। आ जाओ जल्दी आ जाओ,
सबसे पहले आ जाओ लेप्टोटीन, हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज 1। आप में से कितने कितने बच्चों को यह पता है कि प्रोफेज 1 माइटोसिस का क्या था? याद करो। प्रोफेज 1 में क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना, प्रोफेज में क्रोमोसोम बनाता था, उसके बाद स्पिंडल फाइबर बनते थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगती थी, न्यूक्लियोलस ईआर गोल्जी बॉडी। ये सारा डायकाइनेसिस में होगा, ये सारा कहां होगा? डायकाइनेसिस में। तो लेप्टोटीन में क्या होगा? लेप्टोटीन में सिंपल क्या होता है, ये देखो, ये आपके पास ध्यान देंगे बेटा, लेप्टोटीन में सिंपल क्या होता है, ये देखो, ये आपके पास सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाने लगता है। तो लेप्टोटीन में सिर्फ क्या होगा? क्रोमेटिन कंडेंस होगा, कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं होती, कंडेंस होगा या कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। और ये थ्रू आउट फेज चलती है, थ्रू आउट फेज का मतलब ये लगातार चलती है। अच्छा, और ये विजिबल होता है कौन से माइक्रोस्कोप में? विजिबल इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप में दिख जाता है लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में सिर्फ कंडेंसेशन होती है पर कंप्लीट नहीं होती, मैं लिख सकता हूं नॉट कंप्लीटेड। तो लेप्टोटीन याद रखोगे, सिर्फ क्रोमेटिन कंडेंसेशन चलती है। जाइगोटीन देखो क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट, इधर देखो भाई सारे, जाइगोटीन में क्या होता है? ये न्यूक्लियस है, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटी, इधर देखो, ये एक क्रोमोसोम है, इसके जैसा ये एक और है, ये एक क्रोमोसोम ये है, इसके जैसा ये एक और है, ये एक है बेटा, ये रहा, इसके जैसा ये रहा। अब देखो जाइगोटीन में क्या होता है, सुनना, जाइगोटीन में क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। पेयरिंग मतलब एक जैसे साथ आ जाते हैं, ये क्रोमोसोम की क्या हो रही है? ऐसे पेयरिंग हो रही है, इस तरीके से क्रोमोसोम की क्या हो रही है? ऐसे पेयरिंग हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या क्या लिखेंगे, ध्यान सुनेंगे। जाइगोटीन में क्या होता है? पेयरिंग होती है, पेयरिंग अकर, ठीक है। इनके बीच में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो इनको साथ रखता है, हम लिखेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ध्यान दो बेटा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले आपने क्या रखना है कि ये क्रोमोसोम के जोड़े बनते हैं होमोलोगस पेयर के। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पेयरिंग होती है, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस बोलेंगे। और ये जो पेयर है, इस पेयर के लिए वर्ड यूज करते हैं बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मतलब है दो क्रोमोसोम, और इसमें कितने क्रोमेटिड है बताओ? 1 2 3 4। तो 4 क्रोमेटिड है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? टेट्राड। टेट्राड का मतलब है 4 क्रोमेटिड। कोई डाउट है? जल्दी बताओ बेटा। 4 क्रोमेटिड है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? टेट्राड बोल रहे हैं। जल्दी जल्दी करो, फास्ट। सही है। तो सबसे पहले क्या करोगे? देखो, पेयरिंग होती है, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज साइनेप्सिस। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ये रहा बीच में, ये रहा, ये इनको साथ रखता है ना। ये क्या करेगा? पेयरिंग करवाएगा, कीप क्रोमोसोम पेयर्ड, ये इनको जोड़ के रखता है। सही है सब। और पेयर्ड क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट बोलेंगे, मतलब 2 क्रोमोसोम। 4 क्रोमेटिड को टेट्राड बोलेंगे। अब जरा ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुनेंगे। पेयरिंग होती है किसमें? जाइगोटीन में। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इन्हें साथ रखता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ही कहता हूं, क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनेंगे, क्वेश्चन आता है कि पेयरिंग कब होती है? पेयरिंग कब होती है? अकर। तो आप मार्क करोगे जाइगोटीन। लेकिन बाइवेलेंट अच्छे से कब दिखेगा? बेस्ट विजिबल इन किसमें? पैकेटीन में। किसमें दिखेगा? पैकेटीन में। तो सबसे पहले क्या याद करोगे? लेप्टोटीन में सिर्फ कंडेंस होगा, पेयरिंग किसमें होगी? जाइगोटीन में। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग साइनेप्सिस, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। उस पेयर को क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट और टेट्राड। आप मुझे बताओ, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है? सर 46। कितने बाइवेलेंट बनेंगे? 23। मेज में कितने क्रोमोसोम है? 20। कितने बाइवेलेंट बनेंगे? 10। पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम है? 14। कितने बाइवेलेंट बनेंगे? 7। क्लियर? जितने बाइवेलेंट होते हैं उतने टेट्राड होते हैं। अब जरा देखो पैकेटीन में क्या होगा। पैकेटीन में क्या होगा? ये जो पेयर क्रोमोसोम है, ये वाले, ध्यान दो बेटा, ये पेयर क्रोमोसोम है, इसमें इन दोनों को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और इनको हम क्या नाम देते हैं? होमोलोगस पेयर। क्या नाम लेंगे? एक जैसे क्रोमोसोम है, इन्हें हम क्या लेते हैं? होमोलोगस पेयर। अब यहां पर क्या होता है? ध्यान दो बेटा, यहां पर क्या होता है? मेरे पास ये जो आर्म्स है ऐसे इस तरीके से घूम जाती हैं, तो इन्हें हम क्या नाम देते हैं? इसको और इसको
इसको नाम देते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसका? होमोलोगस पेयर का। इनके बीच में एक्सचेंज होता है। तो पैकेटिन में क्या होगा, सुनो ध्यान से। सबसे पहले ये जो है ये वाला, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो आपने ये समझना है कि मेरे पास ये होमोलोगस पेयर है, ये आर्म्स इस तरीके से आपस में लपट जाती हैं, किसकी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की। इसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो पैकेटिन में क्या होगा? सबसे पहले बाइवेलेंट, बाइवेलेंट क्लियरली विजिबल है। उसके बाद क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किसके बीच में बन रहा है? किसके बीच में? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। और इसका कुछ पार्ट इस पर, इसका कुछ पार्ट इस पर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। उसके बाद हम एक वर्ड लिखते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर यहां पर होगी जिससे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। और उसके लिए मेरे पास, उसके लिए मुझे एंजाइम चाहिए रिकॉम्बिनेज। तो क्या क्या आपको याद करना? पहला, ये दोनों क्रोमोसोम है होमोलोगस, इसको और इसको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, इसको और इसको नॉन सिस्टर कहते हैं। इनकी आर्म्स ऐसे घूम गए, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये पार्ट यहां, ये पार्ट यहां, इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। उसके लिए एंजाइम क्या चाहिए? रिकॉम्बिनेज। याद हो रहा है? अरे ये याद हो रहा है कि नहीं? हाँ याद हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पैकेटीन में रखने हैं, ठीक है? पैकेटीन में रखने। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रॉसिंग ओवर कब होगी? पैकेटीन में। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब दिखेगा? पैकेटीन में। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कब काम करेगा? इसमें। तो डिप्लोटीन में सबसे पहले क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। भाई साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स उसे साथ रखे हुआ था, किसको? बाइवेलेंट को। तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा। सर कर देते हैं डिसॉल्व। उससे क्या होगा? ये देखो ध्यान से, देखो बेटा, इससे क्या होगा? जैसे ये मान लो मेरे पास था, ध्यान देना, ये मेरे पास ये होमोलोगस पेयर ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो रखी थी, ठीक है? अब क्या है? ये यहां पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है? तो हमने इसको डिसॉल्व कर दिया, इसको डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने के बाद अब ये क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो डिप्लोटीन में क्या होगा? क्रोमोसोम, अगर आपसे सवाल पूछे कि कौन से फेज में क्रोमोसोम एक दूसरे से जाने की कोशिश करते हैं दूर, तो क्रोमोसोम टेंड टू मूव अवे। और क्या होगा? वो अटैच दिखेंगे, अटैच ओनली एट साइट ऑफ क्रॉसओवर। वो सिर्फ हमें कहां अटैच दिखेंगे? यहां पर। देखो जब वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे ऐसे, तो सिर्फ क्रॉसिंग ओवर वाली, देखो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? सिर्फ यहां पर अटैच दिखेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? कैजमेटा। इसे हम क्या बोलेंगे? कैजमेटा दिखेगा। इसमें कैजमेटा दिखेगा। तो आपने क्या क्या समझा? सबसे पहले साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया। उसके बाद क्या हुआ? क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा वो सिर्फ इस जगह पर अटैच दिखेंगे। इस क्रॉस जैसे स्ट्रक्चर को कियाजमेटा कहते हैं, चियाजमेटा। तो अगर आपसे पूछे डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब होगा? डिप्लोटीन। कियाजमेटा कब दिखेगा? कियाजमेटा दिखेगा कब? यहां पर दिख रहा है। कब दिख रहा है? डिप्लोटीन में, ठीक है? और कब अलग होने की कोशिश करते हैं? ये चीज। अच्छा, डिप्लोटीन क्या स्टेज होती है? अगर आपने पढ़ा हो, मियोसिस 1 में फीमेल oocyte अरेस्ट करता है, तो वो कौन सी फेज में अरेस्ट करता है? डिप्लोटीन। यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? तो एक्सेप्ट एट साइट ऑफ क्रॉसओवर, इस साइट को छोड़ के वो बाकी जगह से एक दूसरे से दूर हो रहे होते हैं। ये डिसॉल्व हो गया है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब डायकाइनेसिस में क्या होता है? ये देखो बेटा, ये मेरे पास ये कियाजमेटा है, ये दिस वन इज कियाजमेटा, दिस वन। अब ये जो है मेरे पास, ध्यान देंगे, ये जो है ये यहां से एक दूसरे से दूर जा रहा है। ये और ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या इस बात में कोई डाउट है? तो ये दूर जा रहे हैं, मेरी बात सुनो, ये यहां पर था, अब ये टर्मिनल एंड पर आ गया। ये देखो, इसे हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैइजमेटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैइजमेटा, ध्यान दो बेटा, मेरी बात समझो ध्यान से। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैइजमेटा मतलब पहले ये यहां था, अब ये थोड़ा नीचे की तरफ, एंड की तरफ आ गया। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैइजमेटा कहां होता है? डायकाइनेसिस में। उसके अलावा
मेरे पास क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगा, जो बचा हुआ इवेंट है ना। फिर मेरे पास स्पिंडल दिखेंगे, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी। ये सारी चीजें किसमें होते हैं? डायकाइनेसिस में, प्रोफेज 1 कंप्लीट। तो अगर आपको बोले कि यार जल्दी से सारे इवेंट्स नोट करें, तो सबसे पहले इसमें क्रोमेटिन कंडेंस होगा, याद करो जल्दी से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें साइनेप्सिस होगी, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। उसके अलावा क्या बनेगा? बाइवेलेंट और टेट्राड। इसमें बेस्ट विजिबल है कौन? बाइवेलेंट। याद करो साथ के साथ, क्रॉसिंग ओवर करा देते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना देते हैं। आ रहा समझ? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से याद करो बेटा, याद करो। ठीक है, डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन करा दो, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और क्या कराओगे? कैजमेटा ला दो। क्या ला दो? कैजमेटा ला दो। सही है सर, कैजमेटा भी ला देते हैं। और क्या कर सकते हो? सोचो, कैजमेटा ला देते हैं। और क्या कर सकते हो बेटा? अरेस्ट करा सकते हो इसमें, और क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर मूव कर सकते हैं, टेंड टू मूव अवे। इसमें टर्मिनलाइजेशन करा दो, कैजमेटा। और क्या करोगे? और इसमें ईआर, गोल्जी, न्यूक्लियस डिसअपियर कर दो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ दो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तोड़ दो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कर दो? ब्रेक कर दो। ठीक है, क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, याद कर लो। अब 1 मिनट में याद कर जाओ, क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रोफेज 1 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, प्रोफेज 1 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, प्रोफेज 1 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। आजा भाई, करे क्वेश्चन। याद हो गया? अरे याद हो गया? टीपी टाइप के बच्चों, टीपी मतलब पुराने पापी, ओपी मतलब और पापी, जीपी मतलब गोर पापी। याद हो गया? जल्दी जल्दी। हां सही है। आगे आ जाओ। बाइवेलेंट अपीयर इन, बाइवेलेंट अपीयर इन, ठीक है, जाइगोटीन, पैकेटीन, लेप्टोटीन, डायकाइनेसिस। बाइवेलेंट अपीयर इन, हां, जाइगोटीन, पैकेटीन, लेप्टोटीन, डायकाइनेसिस। बताएं, बाइवेलेंट हमें किसमें दिखेगा? जाइगोटीन में। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा बताओ, काइजमेटा की टर्मिनलाइजेशन डायकाइनेसिस में। 21 का ए है, 22 का बी है। ऐसे करो आंसर चैट में, चैट में ऐसे आंसर करो जल्दी से। 21 का 22 का ऐसे। क्रोमोसोम 10 टू सेपरेट, क्रोमोसोम एक दूसरे से कब अलग होने की कोशिश करेंगे? डिप्लोटीन में। हां जल्दी जल्दी फास्ट, सही है। आगे आ जाओ। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किसमें दिखते हैं भाई? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किसमें दिखते हैं? सर जाइगोटीन, पैकेटीन में दिख जाएंगे। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किसमें दिख जाएंगे? पैकेटीन में दिख जाएंगे। क्रोमोसोम फुली कंडेंस किसमें हो जाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये प्रोफेज होता ना, सॉरी माइटोसिस होती तो वो मेटाफेज में होता है। यहां पर डायकाइनेसिस में फुली कंडेंस हो जाते हैं। आ रहा है समझ? देख लो, भूल कैसे जाएगा? टेबल सही से याद करना। इन मैमेलियन oocyte मियोसिस अरेस्टिन किसमें? डिप्लोटीन में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें नीट में, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे नीट में, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कर पाओगे? हां सर कर लेंगे, बढ़िया है। आओ मेटाफेज 2 की बात, मेटाफेज 1 की बात करते हैं। 2 क्यों? हम बात कर रहे हैं मेटाफेज 1 की, क्योंकि हमने प्रोफेज 1 तो पढ़ लिया। मेटाफेज 1 में क्या है? अभी आपको सबको पता है कि क्रोमोसोम इस तरीके से है, ऐसे, यहां हल्के से ऐसे अटैच है। ठीक है, हमने क्या किया बेटा?
मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम इस तरीके से जो जोड़े हैं ऐसे इस तरीके से अटैच हो जाते हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम पेयर। और हम क्या करेंगे, ये देखो इस तरीके से लग जाते हैं, जहां पर एक स्पिंडल फाइबर ये रहा, एक 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 ये रहा। अब जरा ये चीज पे वापसी जाएंगे, इधर देखो कर माइटोसिस में, यहां देखो माइटोसिस में एक क्रोमोसोम पे 2 धागे थे, मेटाफेज 1 में जोड़े पर 2 धागे, यही मेन पॉइंट है मेटाफेज का। इस पेयर पर हमारे पास 2 थ्रेड हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है किससे, अटैच ऑन क्रोमोसोम पेयर, किससे, क्रोमोसोम पेयर पे कहां पर, ऑन अपोजिट पोल, किस पे, अपोजिट पोल पे। तो एक यहां पर अटैच है, एक यहां पर अटैच है। क्लियर है, जल्दी बताओ, क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा। जल्दी जल्दी फास्ट, ये समझ में आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं, ध्यान सुनिए बेटा, मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक मेटाफिजिक प्लेट ये है, एक मेटाफिजिक प्लेट ये है। तो कैसी मेटाफिजिक प्लेट दिखती है, एनसीईआरटी में नहीं है, डबल मेटाफिजिक प्लेट दिखती है। कैसी दिखती है, डबल मेटाफिजिक प्लेट। तो आप में से सबको समझ में आना पड़ेगा, जोड़ा है क्रोमोसोम का ऐसे, उससे एक धागा ऊपर एक धागा नीचे ऐसे अटैच है। ये लाइन ध्यान रखना, क्रोमोसोम पेयर से एक पोल पर धागा ये गया हुआ है और दूसरा ये, इस पेयर से एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये मेटाफेज किसमें होता है, 1 में। अब हम बात करते हैं बेटा मेटाफेज 1 के बाद हम बात करते हैं एनाफेज 1 की। हम किसकी बात कर रहे हैं, एनाफेज 1 की। ध्यान दो एनाफेज 1 में क्या होगा, इधर सुनो ध्यान से, देखो क्या हो रहा है। मेरे पास ये सेल है, ये यहां पर सेंट्रोसोम थे, हमने कहा था कि ये पेयर था। देखो ये पेयर अलग होने स्टार्ट हो जाते हैं, आप देख पा रहे हो, ये देखो मान लो ये अपोजिट पोल पे मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, होमोलोगस पेयर सेपरेट हो गए, होमोलोगस क्या हो गए, पेयर सेपरेट हो गए। ध्यान से सुनना, होमोलोगस पेयर सेपरेट हो रहे हैं, मतलब ये जो था ये अपोजिट पोल पे पूरा क्रोमोसोम मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर 46 क्रोमोसोम है तो 23 एक पोल पे, 23 दूसरे पोल पे। ये समझ में आ रहा है, एक पोल पे 23 दूसरे पोल पे 23, पूरा क्रोमोसोम मूव कर रहा है। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसे हम क्या बोलते हैं, इस अलग होने को हम क्या बोलते हैं। ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनेंगे। क्रोमोसोम ऐसे अटैच थे, यहां पर टर्मिनलाइजेशन हुई थी, इनको अलग होने को कहते हैं डिसजंक्शन। फिर ये ऊपर नीचे जाते हैं, इसे सेग्रीगेशन कहते हैं। तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि सबसे पहले मेरे पास क्रोमोसोम पेयर था जो एंड से अटैच था, टर्मिनलाइजेशन हुई थी। क्रोमोसोम पेयर की हम क्या लिखेंगे, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब वो एक दूसरे से अलग हुए, फिर अपोजिट पोल पे मूव करे, उसको हमने बोल दिया सेग्रीगेशन। अब हमारे पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसे हम जिसका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन होती है। अगर नॉन डिसजंक्शन होगी तो क्या होगा, पेयर अलग नहीं होगा, पेयर नॉट सेपरेट। क्या ये याद है आपको। और नॉन डिसजंक्शन से हम बनाते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो यहां पर 2-3 बात आपको ध्यान रखनी है। एनाफेज 1 में ये जोड़ा है एक, ये बेटा ये जोड़ा है, पहले ये यहां अटैच था, हल्का सा अलग होना है डिसजंक्शन, ऊपर नीचे जाना सेग्रीगेशन। इसके आगे एक और जोड़ा है, ध्यान सुनिए। तो अब मेरे को ये समझना पड़ेगा, मान लो यहां जीन कैपिटल ए है, यहां स्मॉल ए है, यहां कैपिटल बी है, यहां स्मॉल बी है, यहां स्मॉल डी है, कैपिटल डी है। तो इन दोनों में से ऊपर स्मॉल ए भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। मतलब मान लो इस वाले क्रोमोसोम पे कैपिटल ए है, इसमें स्मॉल ए है, तो कैपिटल ए ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ऐसे ही यहां पर 2 चीजें आपको समझनी पड़ेगी। पहला, क्रोमोसोम पेयर है, ये अलग होगा, डिसजंक्शन, ऊपर नीचे जाएगा सेग्रीगेशन। दूसरा, अगर डिसजंक्शन नहीं हुई तो पूरा का पूरा पेयर नीचे जाएगा या पूरा का पूरा पेयर ऊपर जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। ये इसके एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। सही है। तो नॉन डिसजंक्शन कब होती है, एनाफेज 1 में। दूसरा चीज, मेंडल के एक लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो फैक्टर के लिए था। लेकिन क्रोमोसोम में जरा ये देखो, इस पर कैपिटल ए है, इसमें स्मॉल ए है,
तो इसमें से कैपिटल ए ऊपर भी जा सकता है, स्मॉल ए नीचे आ गया, ऐसे ही कैपिटल ए नीचे स्मॉल ए ऊपर। अगले जोड़े में कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो कोई भी ऊपर नीचे जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ इसकी सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करती। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपको क्या क्या पॉइंट्स आ गए यहां पर, जल्दी करो, क्या क्या पॉइंट्स आ गए, जल्दी करो बेटा, क्या क्या पॉइंट्स आ गए, जल्दी जल्दी फास्ट, क्या क्या पॉइंट्स आ गए? पॉइंट्स आ गए, ध्यान सुनो, क्या क्या पॉइंट्स आ गए? क्रोमोसोम पेयर अलग होते हैं एनाफेज 1 में, पहले डिसजंक्शन होती है फिर सेग्रीगेशन होती है। अगर नॉन डिसजंक्शन हो तो क्या हो जाएगा आप बता दो? हमारे पास एन्यूप्लॉइडी हो जाएगी, पेयर सेपरेट नहीं होगा। अगर हम यहां पर ये कहते हैं डिसजंक्शन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट टू, सॉरी, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इंडिपेंडेंट टू अनदर पेयर, ये क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो इसका मतलब एनाफेज 1 में सबसे पहले क्या वेरिएशन आती है? यस, क्योंकि डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्या इस बात में कोई डाउट है? इस बात में कोई डाउट है? बताओ, आ गया समझ? अब ये देखो, अब देखो टीलोफेज 1 में क्या होगा? आपके पास दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक यहां और एक यहां। मान लो 46 क्रोमोसोम थे, तो इसमें 23 आ जाएंगे, इसमें 23 आ जाएंगे। तो टीलोफेज 1 में मेरे पास क्या बन गए? 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। क्रोमोसोम से क्या बन जाएगा? क्रोमैटिन बन जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगी। आप में से बहुत सारे बच्चों को यह समझ में आ जाएगा रीअपियर। आप में से बहुत सारे बच्चों को यह समझ में आ जाएगा कि क्रोमोसोम का जोड़ा अलग हुआ है, ठीक है, रीअपियर। अब देखो ये 2n था, कितने क्रोमोसोम? मान लो 46। अमाउंट क्या था? 4c था। अब दो सेल बने हैं बेटा, 4c था, देख लो 4c था अमाउंट। अब क्या है? ये 2c के दो सेल बने हैं और साथ में इसमें 23 क्रोमोसोम है। आ रही है समझ? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आ जाए। अब जरा ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, देखो इधर, होमोलोगस पेयर सेपरेटिंग एनाफेज 1, एनाफेज 2, टीलोफेज 1, एनाफेज। पेयर कब सेपरेट होंगे? एनाफेज 1 में। जल्दी करो बेटा, पेयर कब सेपरेट होंगे? एनाफेज 1 में। कब सेपरेट होंगे? एनाफेज 1 में। विच पेयर, विच फेज ऑफ मियोसिस कन्वर्ट सेल इनटू हैप्लॉइड? बताओ जरा, कौन सा फेज है मियोसिस का जो सेल को हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर देता है? जल्दी जल्दी, क्लियर है? बताओ जल्दी से, कौन सा फेज हैप्लॉइड बना देता है? एनाफेज 1 बना देता है, ठीक है। सेल आफ्टर मियोसिस 1, मियोसिस 1 के बाद सेल कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड? हाँ सर, हैप्लॉइड हो जाएगा। पर अमाउंट ऑफ डीएनए क्या रहेगा? 2c रहेगा। कर लोगे? 29। मियोसिस 1 के बाद हमारे पास अमाउंट ऑफ डीएनए 2c रहेगा, पर सेल हैप्लॉइड हो जाएगा। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि मियोसिस 1 के बाद क्या बनता है। आप याद करो, आपने अगर स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस पढ़ी थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ऐसे ही हमारे पास प्राइमरी ooसाइट की मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी ooसाइट बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। और जब टेट्राड है, टेट्राड का मतलब क्या है? क्रोमोसोम का जोड़ा। अब उसमें से एक इसमें आ गया और एक इसमें आ गया, इसे डायाड कहते हैं। तो ये ऑल आएगा आंसर इसका। आफ्टर मियोसिस 1 फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और डायाड और ऑल आएगा। देख लो जल्दी से, जल्दी चेक करो, हो गया? सही है। अब लास्ट बेटा मियोसिस 2 बता रहा हूं, छोटा सा टॉपिक है, बस आपको समझ लेना है, आसान है, 5-10 मिनट में इसको खत्म कर रहे हैं। इधर देख बेटा, इधर देख, तेरे पास प्रोफेज 2 की बात कर रहे हैं, यहां पर क्रोमेटिन है, तो क्रोमेटिन वापसी क्या होगा? कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाएगा। सही है सर। अब मैं जरा यहां पर एक चीज और बताता हूं बेटा आपको, देखो मियोसिस 1 और 2 के बीच में ध्यान दे बेटा, मियोसिस 1, इधर देख ध्यान से, ऐसे
ये G1 है, S और G2 है, ये मियोसिस 1 है, ये मियोसिस 2 है। इसके बीच में जो फेज होता है उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं, इंटरकाइनेसिस कहते हैं। तो इंटरकाइनेसिस क्या होगा? बिटवीन मियोसिस 1 एंड 2। क्या इसमें एस फेज होता है? नहीं। नो डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, बस सेंट्रियोल डबल करते हैं। क्या डबल करते हैं? सेंट्रियोल डबल करते हैं, क्योंकि अब मुझे फिर डिवाइड करना मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 में क्या हुआ बेटा? एक सेंट्रियोल यहां था, एक सेंट्रियोल यहां था, अब ये चला गया दो अलग अलग सेल में। अब मुझे क्या करना है, ध्यान सुनेंगे, एक सेंट्रियोल यहां डबल करना, यहां करना, वो मैं करता हूं इंटरकाइनेसिस में। यहां तक समझ में आ गई बेटा? थोड़ा बहुत इको आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे इसको ठीक करते हैं, ठीक है? आगे चलो, जल्दी देखो मियोसिस 2 देखो बेटा, जल्दी देखो मियोसिस 2 में क्या हो रहा है, ध्यान सुनेंगे। मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसा है, तो हम क्रोमैटिन से क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ दो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर करो, है ना, ये सारी चीजें करो। अब देखो, ध्यान से देखना, अब ये क्रोमोसोम मैंने ऐसे बना दिए अलग अलग टाइप के। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये एक सेंट्रोसोम ये रहा, एक यहां रहा, इससे स्पिंडल फाइबर ऐसे जुड़ रहा है इस तरीके से। इसका मतलब मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में एक क्रोमोसोम पर दो स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, जबकि मेटाफेज 1 में एक पेड़ पे दो धागे थे, यहां एक क्रोमोसोम पे दो स्पिंडल, उससे क्या होगा? सिस्टर क्रोमैटिड अलग होंगे। तो ये मेरे पास, ये देख रहे हो, इस तरीके से लग गया। अब यहां पर देखो, यहां पर इस तरीके से, यहां देखो बेटा, यहां देखो, ये देखो, ध्यान से देखना बेटा, एक ये धागा, ये धागा, तो आपको ये समझना पड़ेगा मेटाफेज 2 में क्या होगा? 1 क्रोमोसोम पर कितने क्रोमैटिड जुड़ेंगे? 2 क्रोमैटिड जुड़ेंगे। कितने जुड़ रहे हैं? 2 क्रोमैटिड जुड़ रहे हैं, ठीक है? एक मेटाफेजिक प्लेट ये है, एक मेटाफेजिक प्लेट ये है, ठीक है? मेटाफेज 2 किसके सिमिलर है? सिमिलर टू माइटोसिस के मेटाफेज का, पर फर्क यह है कि माइटोसिस का मेटाफेज हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में होता है, ये सिर्फ हैप्लॉइड में हो रहा है। आ रही है समझ? सुन लो ध्यान से, आ रही है समझ? नहीं आ रही? इधर देख बेटा, ये मेरे पास क्रोमोसोम है, इस पर दो स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं, ऐसा समझ। अब सिस्टर क्रोमैटिड अलग करेंगे, तो जब हम बात करते हैं एनाफेज 2 की, तो हम क्या करेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग कर लिए। देख बेटा ऐसे देख, ये ऐसे दिखेगा, ये हमने सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग कर लिए, मतलब मेरे पास ये क्रोमोसोम ऐसे थे, अब मैंने क्या किया? इनको आपस में अलग कर लिया, सिस्टर क्रोमैटिड को ऐसे, और अलग होने के बाद जब हम इसको ऐसे खींच रहे होंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। यहां पर मैं इसको स्पिंडल फाइबर से जब ऐसे और इधर खींचूंगा तो ये इस तरीके से दिखेगा। देख लो, देखो बेटा, ये देखो, ये स्पिंडल फाइबर है जो इसको खींच रहे हैं, तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो इस तरीके से ये दिखेंगे टीलोफेज 1 में, सॉरी एनाफेज 2 में। तो आप क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो बताओ? आप लिखोगे एनाफेज 2 में क्या अलग होंगे? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, ये सेपरेट हो जाएंगे जैसे माइटोसिस। पर डिफरेंस क्या होता है? सुनो ध्यान से सुना, अगर माइटोसिस के सिस्टर क्रोमैटिड अलग होते हैं, फर्क सुन लो पहले ध्यान से क्या है। माइटोसिस में ये जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, इनकी जीन यहां कैपिटल ए है तो यहां भी कैपिटल ए है, यहां मान लो स्मॉल बी है तो यहां स्मॉल बी है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड जेनेटिकली सेम होते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या हो चुका है? क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, तो सिस्टर क्रोमैटिड जेनेटिकली सेम नहीं होते। जैसे यहां कैपिटल ए है, यहां कैपिटल ए हो सकता है, यहां स्मॉल बी हो सकता है, यहां कैपिटल बी होगा। तो ये एनाफेज 2 है, तो एनाफेज 2 में ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ये जेनेटिकली सेम नहीं है। लेकिन यहां पर ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये किसका है? ये मेटाफेज है, सही, ये किसका है? एनाफेज है। किसका? एनाफेज है माइटोसिस का। एनाफेज किसका है? माइटोसिस का। ये क्या है? ये एनाफेज 2 है किसका? मियोसिस का।
तो इसमें ये और ये जीन सेम नहीं होती, लेकिन अगर बात करते हैं एनाफेज माइटोसिस की, इसकी जीन सेम होती है, पर सिस्टर क्रोमेटिड इसमें भी अलग होते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? और ऐसा हुआ क्यों? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। सही है, तो सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रहे हैं। तो मैं अगर आपसे बात पूछता हूं, मान लो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। एनाफेज 1 में 23 ऊपर 23 नीचे, ठीक है। अब मियोसिस 2 में, एनाफेज 2 में वो 23 बीच में से टूट के अलग होंगे, तो 23 इधर 23 इधर 23 नीचे 23 इधर। समझ में आ रहा है? 46 हाफ और फिर 23 हाफ 23 हाफ। क्लियर है? बताओ क्लियर है? अब टेलोफेज 2 में बेटा आप देख सकते हो, आपके पास 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आ जाएंगे ऐसे, यहां पर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आ गए, इनमें क्रोमैटिन आ गए। अब आप देख सकते हो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस में दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज एन। मान लो अगर 46 क्रोमोसोम थे तो एनाफेज 1 में कितने आए? 23। एनाफेज 2 में क्या हुआ? याद करो, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए, वो अलग हुए। तो जो 23 थे उससे 23 ये आपको समझ में आ रहा है? 23 और 23, तो टोटल कितने सेल बन गए? ये देखो 4 सेल बन गए। क्या चारों सेल हैप्लॉइड है? यस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ भाई, 23 हैप्लॉइड सेल बन गए, फिर वो सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुआ है। क्लियर है? इतना ध्यान रखना है, बस इतना ही करना बेटा इस चैप्टर में। हाँ, अगर आप इतना करोगे तो काफी रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लो जल्दी से अगर चाहो तो। मैच द फॉलोइंग 2020 में आया था ये, देखें इसको। जाइगोटीन क्या करा दें? साइनेप्सिस करा देते हैं 4th। ऐसे किया करो, ऐसे क्रॉस मत मिलाया करो, एग्जाम में इस तरीके से लिख लिया करो। पैकेटिन क्रॉसिंग ओवर 3rd, डिप्लोटीन क्या दिखेगा? कैजमेटा 2nd, डायकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन 1st। ठीक है, क्या आ रहा है? 1st का 4th ये आ जाएगा ए। देखें, और आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। रीऑर्गेनाइजेशन किसके लिए? इंटरफेस के लिए। करेक्ट बताना है। सेल इज एटम मेटाबोलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट। रॉन्ग पूछ रहा है ना? करेक्ट पूछ रहा है? रॉन्ग, अच्छा करेक्ट पूछ रहा है। तो डज नॉट रेप्लिकेट ये गलत हो गया। न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस ये गलत है। डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ये ठीक लग रहा है ना? सेल कंपोनेंट टेक प्लेस बेटा ये हो रहा है हमारे पास एम फेज में। देख लो और देख लो, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स देख लो आप। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में हुआ था, डिप्लोटीन में। आप ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अच्छा, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर द इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ। बेटा वो प्रोसेस हमारे पास हम किस में कर सकते हैं? देखो यहां पर क्या होता है, बच्चों ने डायग्राम से ले लिया, यहां M है, यहां G1 है, S और G2 है। एक्चुअल में क्या होता है? G1 से जाना चाहिए। ठीक है, या तो एंड ऑफ एम फेज लिख दो, या हम बोल सकते हैं G1 ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे। इसमें डाउट है बेटा क्वेश्चन में, क्योंकि ये उस साल भी इसमें डाउट था। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, इन अ माइटोटिक करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया? कर सकते हो बेटा? इस वाले क्वेश्चन में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां अकर एट द एंड ऑफ, डायग्राम में यहां G0 लिखा हुआ है, पर नॉर्मली हम G1 से लेते हैं। ठीक है, हाँ यहां आ जाओ। M G1 से स्टार्ट करेंगे, G1 S G2 M यहां लेंगे, ये सीक्वेंस है। और देखो, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर एविडेंट। भाई किस पे जुड़ते हैं? स्पिंडल फाइबर का कौन से फेज में जुड़ते हैं? कर चुके हो क्वेश्चन, बताओ कौन से फेज में जुड़ते हैं? मेटाफेज में। और आ जाओ 2-3 मिनट। G1 फेज साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, मेटाफेज डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम, एस फेज। मैच करना है। G1 फेज सेल ग्रो एंड ऑर्गेनली डुप्लीकेट, सही लग रहा है। एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन ये हो गया। G2 फेज साइटोप्लाज्मिक। एम फेज क्या है? अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्या पूछ रहा है? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट का एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन, 3rd G2 साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, उसमें भी हो सकती है। एम फेज अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम। 4th का बेटा हमारे पास 4 है,
फोर्थ का 4 यही आएगा, सी आ जाएगा इसका। कर लोगे सी? हाँ, आगे आ जाओ। ड्यूरिंग मियोसिस 1, साइनेप्सिस कब होती है मियोसिस 1 में? जाइगोटीन। देख लो बेटा, आपको क्वेश्चन सारे आते हैं, सीक्वेंस कर लोगे। एस G1 G2 M, M G1 G2 S, G1 S G2 M, ये ज्यादा ठीक लग रहा है। सेल इन जी नॉट फेज एग्जिट करता है सेल साइकिल, ठीक है, एग्जिट करता है सेल साइकिल को। द स्टेज ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ पेयर्ड, हाँ भाई पेयर्ड, पेयर्ड कब स्टार्ट हो जाता है? बिगिंस। इनका दूर जाना कब स्टार्ट हो जाता है? जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है। याद करो, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब डिसॉल्व होता था? सर डिप्लोटीन में। बस खत्म, देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन था 2017। कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मैम दो कंडेंसेशन करा रहे हैं, ऑप्शन करेक्ट। सीक्वेंस माइटोसिस की बात कर रहे हैं, माइटोसिस। तो यहां पर बी ऑप्शन में क्रॉसिंग ओवर वाला सी कट गया, ठीक है। अब आ जाओ, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवाइड, सेग्रीगेशन टीलोफेज। बी ज्यादा ठीक रख रहा है, सेग्रीगेशन टीलोफेज, बी ज्यादा ठीक है बेटा। सी तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से कट गया। सेंट्रोमियर डिवीजन सेग्रीगेशन, ठीक है। कंडेंसेशन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, इक्वेटर पे आएंगे, ठीक है, सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा, फिर सेग्रीगेशन होके टीलोफेज। और देखो एपीसी बेटा उसको तोड़ती है। एपीसी क्या है? वो किसको तोड़ता है? यहां पर एक प्रोटीन होती है कोहेसिन, उससे सिस्टर क्रोमैटिड अलग होते हैं। तो क्या होगा? क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, मतलब अलग नहीं होंगे। अगर मैं देखो, ये कोहेसिन होती है, इस कोहेसिन को एपीसी तोड़ता है। एपीसी क्या? एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, उससे सिस्टर क्रोमैटिड अलग होते हैं, तो सेग्रीगेशन नहीं होगी, सिस्टर क्रोमैटिड अलग नहीं होंगे, ठीक है। ये कर लो। डीएनए, मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में क्या एस फेज होता? नहीं, प्रायर टू फिजन। मैं इसकी बात कर रहा था बेटा, इसकी बात कर रहा था, सही है। तो इतना ही करते हैं, बाकी आपको मैं छोड़ दूंगा, खुद से कर लेना, आ जाएंगे आपको। तो हमने बेटा लगभग क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है, पीवाईक्यू कर लिए, चैप्टर पूरा किया। चैप्टर में मेन पॉइंट सारे करा दिए आपको। बच्चे ड्रॉपर बैच की बात कर रहे हैं, हम लोग ड्रॉपर बैच अगर 7 मई को एग्जाम है तो 9 मई के आसपास ला रहे होंगे, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि अभी लाने का कोई फायदा नहीं, 20 दिन 25 दिन में हम क्या ही पढ़ा देंगे, एक स्ट्रेच में पढ़ाएंगे और टाइम रहेगा अगले साल। अगले साल क्योंकि मई में ही होगा, तो हमारे पास पूरे 11 महीने, मतलब सिलेबस करने के लिए 10 महीने और 2 महीने टेस्ट लेने के लिए, तो 9 महीने के आसपास हम सिलेबस करा देंगे और उसके बाद 2-3 महीने में सिर्फ टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, बैच बता दिए बेटा, अभी लाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कल वाले के साथ ला देंगे, आज मैं पॉडकास्ट डाल दूंगा आपको। चांसेस हैं कि मैं इकोलॉजी पहले कंप्लीट कर दूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं, बाय।